ओके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिड टू के अंदर ना इसेंशली इस कोर्स में जो हम पढ़ रहे थे वो यही था ना कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होती है कोई, उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं। फिर कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, यूसीडी है हमारे पास, ईआरडीज वगैरह हैं। और उसके बाद फिर हम डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और डिलीवरी होती है। तो ये जो है पूरा मिड, ये खाली एक ही फेज़ के ऊपर है एसडीएलसी की लाइफ साइकिल के अंदर जो फेज़ होते हैं। आ, खाली डिज़ाइन के ऊपर है। अब डिज़ाइन की जब बात की जाती है, ऑब्वियसली आपको पता है ये डिज़ाइन होता है, कि समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिज़ाइन प्रोसेस जो है ना, जब उसको फॉर्मलाइज़ किया जाता है, उसको ना फेजेस में बांटा गया सॉफ्टवेयर के लिए। तो सबसे जो पहली फंडामेंटल एक्टिविटी है ना जो आप इसमें करते हो, वो है डेटा डिज़ाइन। जिसके अंदर आप इसेंशली बस जो आपने प्लानिंग की थी अपने मॉडलिंग फेज़ के अंदर, उसके लिए ऐसे ईआरडी बना लेते हो। सॉरी, ईआरडी नहीं, ईआरडी की बेसिस के ऊपर स्कीमा बना लेते हो, उसको नॉर्मलाइज वगैरह कर रहे होते हो। तो आप डेटाबेस के अंदर किस तरह से चीज़ें स्टोर होंगी उसको डिज़ाइन कर रहे होते हो। आप थोड़ा सा वही ना, वो 1NF 2NF जो हमने डेटाबेस सिस्टम्स में पढ़ी थी। उसके बाद होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जिसके अंदर आपको अब तक थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा पाइप एंड फिल्टर वगैरह से, कि हम अ, काम ये कर रहे होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को मल्टीपल हिस्सों में तोड़ते हैं और उसको फिर अरेंज करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, और देखते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ अगर मैं इस कंप्यूटर में रख दूँगा तो क्या होगा, क्लाइंट सर्वर कर दूँ, पीयर टू पीयर कर दूँ, क्या होगा, एक्सेट्रा। उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइन है, जिसके ऊपर आप एचसीआई का पूरा कोर्स पढ़ रहे हो। और फिर कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है, जिसके अंदर आप एल्गोरिथमिक चीज़ों पे आ जाते हो कि अच्छा इस कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा होगा वगैरह। तो अब जो ये फ़ोटो है आपने अपनी स्लाइड्स में भी देखी होगी, ये बेसिकली ये दिखा रही है कि आप जो मॉडलिंग स्टेप है उसके अंदर आपके पास जो चीज़ें बनी होती हैं, आप उनको इस तरह से ना ट्रांसलेट कर रहे होते हो और उसके बारे में कुछ डिसीजंस ले रहे होते हो डिज़ाइन फेज़ के अंदर। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने कोई डेटा डिक्शनरी पहले की बना ली होगी इस पॉइंट पे। आपने ईआरडीज़ वगैरह थोड़ी सी बना ली होंगी, जिसको आप फॉर्मलाइज़ करके डेटा डिज़ाइन कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इमेज अगर आपको पहले नहीं समझ आई थी, होपफुली अब आ गई होगी, इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है। जो अहम चीज़ है वो राइट साइड है, कि हम डिज़ाइन प्रोसेस को किन स्टेप्स में तोड़ना है, ठीक है। तो डेटा डिज़ाइन ऑब्वियसली हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है, क्योंकि वो पहले का भी कवर हो चुका हुआ है। इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर भी इतना टाइम नहीं लगाएंगे, खाली जो हमारा मेजर फोकस होएगा वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होएगा। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है, ये वही बात लिखी हुई जो मैं अभी की है। अच्छा, तो जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं ना, अक्सर बार आप जो चीज़ें बना रहे हो कि वो इतनी भी नई नहीं होंगी। मतलब आप अगर ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो एक, और वो पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं रूटीन डिज़ाइन या क्लूनिंग, जिसके अंदर हम ना सिमिलर सिस्टम्स वगैरह की बेसिस के ऊपर बेसिकली वही चीज़ उठा देते हैं और उसको बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आपके पास कभी कभी आप एडवाइस के लिए कर रहे होते हो, कभी आप कंप्लीटली क्लोन कर रहे होते हो। अगर आप कंप्लीटली क्लोन ना भी कर रहे हो, अगर आपकी थोड़ी सी डिफरेंट भी है ना एप्लीकेशन, तब भी आप दूसरे सिस्टम से ज़रूर इंस्पायर हो गए। आई डोंट नो वाई बाहर लोग CD70 मैक्सिंग कर रहे हैं, जो भी है। अच्छा, तो व्हाट द फक, अच्छा खैर। तो सिमिलर सिस्टम्स, रेफरेंस मॉडल्स वगैरह, रेफरेंस मॉडल्स आपको पता ही है क्या है, कि अगर आप एक कंपाइलर बना रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए, आपको पता है कि हमेशा यही फेजेस बनाए जाते हैं। तो उन फेजेस की फॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका रेफरेंस मॉडल होगा, कि अच्छा हम सबसे पहले डेटा के अंदर से बिना वजह की वाइट स्पेस निकाल देते हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें करते हैं अगर आप कोई सी का कंपाइलर बना रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो आप बेसिकली उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के लिहाज से। और फिर आपको आप डिज़ाइन पैटर्न्स एसडीए वाले हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह की भी हम बाद में बात करते हैं। तो इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप डिज़ाइन बनाते हो। तो और इस पूरी प्रोसेस ये के एंड पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलती है, और वो होती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट। तो ये आपको पता ही है कि डिज़ाइन इज एन इटरेटिव प्रोसेस ऑब्वियसली। अब हाँ, जब भी हमने कुछ डिज़ाइन करना होता है ना सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल डीकॉम्पोजिशन। तो फंक्शनल डीकॉम्पोजिशन के अंदर ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी आया हुआ है, आपने ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, और बाद में फिर हम उन्हीं हिस्सों को रीअरेंज करके कहते हैं ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन बन गया। तो क्लास में जो एग्जांपल दी गई थी इसकी, एक FYP का सिस्टम है जिसके अंदर लिखा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल द सिस्टम परफॉर्म्स अ सिंगल मेन फंक्शन, मैनेज FYP प्रोसेस। तो हमें रूट पता चल गया कि इसके अंदर रूट यहाँ पे जो इस एग्जांपल में क्लेम सेटलमेंट थी, इस सिस्टम के लिए यहाँ पे मैनेज FYP प्रोसेस होगी। इसेंशियली ये काम हो रहा है हमेशा। तो उसको बस तीन चीज़ों में सब डिवाइड कर दिए: मैनेजिंग ग्रुप्स, प्रपोजल्स, मैनेजिंग ग्रुप्स एंड प्रपोजल्स, हैंडलिंग सबमिशंस एंड फीडबैक, और एंड कंडक्टिंग इवैल्यूएशन। ये उन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉमा डाला नहीं, खैर जो भी। हैंडलिंग सबमिशंस एंड फीडबैक एंड कंडक्टिंग इवैल्यूएशंस एंड जनरेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है।
तो ये 3 आपको उन्होंने मेजर चीज़ें बता दी। आप उसके अंदर ऑब्वियसली मैनेजिंग ग्रुप्स और प्रपोजल्स को मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हो वगैरह। हैंडलिंग सबमिशंस एंड फीडबैक को भी मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हो। एवैल्यूएशंस और रिजल्ट जनरेशन को भी मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हो। तो आपको इसके लिए ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरी ड्राई रन नहीं करके दिखाऊंगा। ड्राई रन तो नहीं, खैर मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा। लेकिन इसेंशियली आपने यही करना है कि आपने ना सारी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, बुलेट्स बनाते जाओ साथ साथ, कुछ रफ सी कैटेगराइजेशन करो, और उसकी बेसिस के ऊपर एंड पे आपके पास एक सेट ऑफ चीज़ें होंगी जो आपने रिप्रेजेंट करनी है। तो फिर आप रफ सा बनाना शुरू करो फंक्शनल डिकम्पोजिशन, और वो साथ चेक ऑफ करते जाओ कि ये चीज़ हो गई, ये नहीं हो गई, और बाद में फिर नीट कर दो। तो इसके लिए इन्होंने ये बनाई थी, काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कुछ ना समझाने वाला नहीं है। लेकिन अ, अब एक थोड़ी ज़्यादा डिटेल वाली भी कर लेता। तो हमारी मैम ने ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये था, वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन दिस सिटी प्लान टू डेवलप अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम to maintain the day-to-day state of admission or discharge of patients, list of available doctors। तो अब हम ना साथ लिखते जाते हैं। तो नोटपैड में खोलता हूँ, साथ साथ लिखते जाते हैं हम, चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी जाएंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और साथ साथ अब हम नोट्स लेते जाते हैं जैसे पेपर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना के रहे हैं, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि डे टू डे एडमिशन और डिस्चार्ज, तो एडमिशन स्लैश डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स, ये एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं जो भी एंड पे बनाऊँ उसके अंदर ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसली मेंशन की हुई है। तो टेक्स्ट जब ज़्यादा सा होता है, इतना बड़ा पैराग्राफ फॉर्म में होता है, मुझे पर्सनली ज़्यादा आसान लगता है बुलेट्स में नोट्स लेना, और उसकी बेसिस के ऊपर साथ साथ मुझे समझ भी आ जाता है कि सिस्टम क्या है, और फिर मैंने जब वैलिडेट करना हो कि कुछ रह तो नहीं गया, तो मैं उधर से देख सकता हूँ। तो ये एक बात हो गई। अब उन्होंने फिर कहा है कि आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल डॉक्टर्स भी डिस्प्ले कराओगे, और आप रिपोर्ट्स भी जनरेट करवाओगे, और आप स्टाफ की अटेंडेंस भी लोगे, और साथ अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इन वार्ड्स, मतलब आप हॉस्पिटल की रिसोर्स की ट्रैकिंग भी कर रहे हो कि बेड किसने ऑक्यूपाई किया हुआ वगैरह, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट रूम्स एट्सेट्रा, तो प्राइवेट रूम ट्रैकिंग हो जाएगा। द स्टाफ कैन बी मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल, कैशियर्स वगैरह। तो ये स्टाफ अटेंडेंस वगैरह के अंदर टाइप्स का भी ट्रैक रखना है, टाइप्स ऑफ स्टाफ, और उनको अगर कोई डिफरेंट तरीके से करना, तो आप ये इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप स्टाफ अटेंडेंस का बना रहे हो, उसके अंदर आप मज़ीद इस तरह से सब डिविजन्स बना दो। एक बना दी उसके लिए जो इन्होंने कहा हुआ है कि अकाउंटेंट्स के लिए अलहदा कोई अगर प्रोसीजर हो, इस तरह से आप कर सकते हो। अभी हम खाली लाइक सिंपल से जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे। तो अब कहाँ तक थे हम थे प्राइवेट रूम ट्रैकिंग के ऊपर, जो कि है कहाँ पे गया, लाइन नहीं मिल रही। दी एडमिन के नहीं, हॉस्पिटल अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू व्यू ऑल डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल रिकॉर्ड। अच्छा, ये लाइन ही मैंने पहले पढ़ी थी, तो यही वाली होगी। हाँ, द स्टाफ कैन बी मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल, ये बात हो गई थी। और अब हॉस्पिटल अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू व्यू ऑल डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम बनाते जाएं उसके अंदर आपके पास कोई व्यू की भी साथ साथ ऑप्शन बनाते रहे। तो ये हो गई बात। द एडमिन कैन गेट, ओह स्पॉयलर्स मिल गए, ये लो। The admin can get details of any patient, doctor, ward, room and staff. तो the admin can get details, तो ये admin के लिए ही हो रहा है, तो हम admin view का एक अलग बना लेंगे जिसके अंदर वो सारी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स देख सकेगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा हुआ है, admin can get system नहीं, the admin can get details of any patient, doctor, ward, room and staff। तो व्यू तो वही वाली बात है, उसी को थोड़ा सा लाइक मज़ीद उन्होंने आपको खुद ही डिकम्पोज करके दे दिया कि आपने इसके अंदर क्या क्या डालना है। तो पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, डॉक्टर्स की भी देख सकता है, वार्ड्स की भी देख सकता है, रूम की भी देख सकते हो, स्टाफ इन जनरल। तो ये उन्होंने खुद ही आपको थोड़ा सा डिकम्पोज करके दे दिया। तो एडमिन व्यू हो गया कि एडमिन क्या क्या चीज़ें व्यू कर सकता है। तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं ना कि एडमिन व्यू या फिर व्यू ऑल डिटेल्स का एक फंक्शन डाल दें कि ये एक फंक्शनैलिटी है सिस्टम जो ऑफर कर रहा होगा, और उसके अंदर फिर ये डिकम्पोजिशन डाल देंगे। तो आगे चलता हूँ। उसके बाद है सिस्टम शिल स्टोर पर्सनल डिटेल्स एंड टाइम स्लैश रीजन ऑफ विजिट, डॉक्टर विजिटेड फॉर ऑल पेशेंट्स हु कंसल्ट डॉक्टर हॉस्पिटल। तो सारी कंसल्टेशंस के लिए लॉगिंग कर,
ठीक है, एसेंशियली और कुछ नहीं है इसमें, बस लॉगिंग हो रही है। तो आप मे बी शायद थोड़े से और डिटेल नोट्स लेने चाहिए कि बाद में फिर से ही पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा वरना। तो कहाँ पे थे हम? द स्ट्रक्चर की कंप्लीट हिस्ट्री, रिपोर्ट रिजल्ट्स इससे पहले था सस्टर रिजल्ट्स एंड पर्सनल डिटेल्स एंड टाइम स्लैश रीजन ऑफ विजिट। तो पर्सनल डिटेल्स, टाइम, रीजन, डॉक्टर विजिटेड और who consults a doctor in the hospital। अब हम लोड सारा कर लेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जा रही है। मतलब ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ें नहीं रिप्रेजेंट करनी होंगी। जब मैं ये देखता हूँ तो कंसल्टेशन लॉगिंग मेरा ख्याल है इनफ है। इतनी डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत कि इसको मैं मज़ीद डिकम्पोज करूँ कि आप टाइम और रीज़न भी कर रहे हो। लेकिन ये डिसीजन हम बाद में लेंगे, अभी हमारा सिर्फ काम है सिस्टम को समझना, पैराग्राफ को समझना और उसके बारे में नोट्स लेना। तो आगे चलते हैं। विजिटेड फॉर ऑल पेशेंट्स हु कंसल्ट अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल। तो डॉक्टर विजिटेड फॉर ऑल पेशेंट्स, तो डॉक्टर विजिटेड भी हमने देख लिया। तो कंसल्टेशन लॉगिंग हो गई हमारी सारी। जब भी कोई डॉक्टर के पास आएगा कोई तो उसकी सारी डिटेल्स रखनी है हमने। द सिस्टम शैल ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री, उसके अंदर आ जाता है हिस्ट्री मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रीवियस विजिट्स जो कि पहली बात हो चुकी है, डॉक्टर कंसल्टेड, ये वही बात हो रही है फिर से, मेडिकेशन, टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट्स, रूम स्लैश बेड अवेल्ड एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा ओवरलैप है, तो अब हम इनको प्रॉब्ली मर्ज कर पाएंगे या इस तरह से एक को दूसरे का पेरेंट बना देंगे। तो मेरा ख्याल है हिस्ट्री मैनेजमेंट के अंदर ही कंसल्टेशन लॉगिंग आ जाती है और उसके बाद हम टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट्स वगैरह भी प्रोसेस करवा सकते हैं। ये बात की डिसीजन लेके अभी हम खाली बस ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो द सिस्टम शैल कीप कंप्लीट हिस्ट्री, ये बात हो गई फॉर ऑल पेशेंट्स इंक्लूडिंग आउटडोर पेशेंट्स एज वेल एज इनडोर पेशेंट्स। तो उन्होंने एक और टाइप बता दी है अपनी कि हमने ये भी डिस्टिंक्शन रखनी है अपने सिस्टम के अंदर। द सिस्टम शैल कीप कंप्लीट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री मैनेजमेंट है फॉर ऑल पेशेंट्स, ठीक है। अब ये बात हो गई और अब आप इसके अंदर चाहो तो आप कर सकते हैं हिस्ट्री मैनेजमेंट फॉर आउटडोर पेशेंट्स एंड इनडोर पेशेंट्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बुरा डिज़ाइन होएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बंदा एक बार आउटडोर पेशेंट के तौर पे आया तो फिर अगली बार वो इंडोर नहीं कभी आ सकता। तो मेरा ख्याल है इसको जनरली रखना चाहिए, इसको अंदर सब डिवीजन के अंदर हमें वो नहीं करना चाहिए कि आउटडोर की और उसकी अलग बना लो। जनरलाइजेबल होना चाहिए थोड़ा सा सिस्टम। तो फॉर ऑल पेशेंट्स इंक्लूडिंग आउटडोर पेशेंट्स एज वेल एज इंडोर पेशेंट्स। अच्छा, द पेशेंट्स दैट डू नॉट गेट एडमिटेड बट विजिट अ डॉक्टर ओनली आर कॉल्ड, ये उन्होंने बस डेफिनेशन दी हुई है कि आउटडोर पेशेंट क्या होता है और इंडोर क्या होता है। तो द पेशेंट्स कैन टेक अपॉइंटमेंट थ्रू द HMS। तो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट भी आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट हमने लिख लिया। उसके बाद थ्रू द HMS फ्रॉम डॉक्टर्स ऑनलाइन एज पर देयर अवेलेबिलिटी। तो आपको प्रॉबली डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का भी ट्रैक रखना होगा। आपको डॉक्टर्स की लिस्टिंग जो हम पहले कह रहे थे वो भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी और यहाँ पे आप क्रिएट भी करोगे, कैंसिल भी करोगे, प्रॉबली अप्रूव भी करेगा डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से। तो डॉक्टर अप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा। क्रिएट आप करोगे अपॉइंटमेंट, उसके अलावा आप इसको अप्रूव करोगे, कैंसिल भी चाहिए होगा, इस तरह की बात हो गई। उसके बाद है द पेशेंट कैन टेक अपॉइंटमेंट थ्रू द ईच डॉक्टर विल बी असाइन 2 स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक फॉर आउटडोर पेशेंट्स। 2 स्पेसिफिक डेज, तो आप जिसके अंदर उसने खाली आउटडोर देखना, इंडोर नहीं देखना। तो um, ये भी सिस्टम ही इसको असाइन कर रहा होगा ना। मतलब आपके पास अगर हज़ारों डॉक्टर हैं तो बेहतर है कि आप ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हो तो वो, और अगर इन्होंने लिखा हुआ है तो वो शायद यही चाह रहे होंगे, तो ये भी लिख रहे हैं। तो हमारा एक और काम अब ये है कि हमने डॉक्टर्स को आउटडोर डेज असाइन करना है, आउटडोर डे असाइनमेंट फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद और इसका फ़ायदा ये है इस प्रोसेस का कि वो कहते हैं ना हमेशा कि आप अपनी असम्पशंस वगैरह लिखते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकते हैं चीज़ों के बारे में। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन गलती का चांस कम होता जाता है। तो आगे चलता है। अब उन्होंने कहा हुआ है सिस्टम विल ऑल्सो मेंटेन लैब रिकॉर्ड्स। तो लैब रिकॉर्ड्स भी लिख लेते हैं। वो तो वैसे थोड़ी सी बात हो गई थी यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट्स वगैरह की, तो आप लैब में जाके टेस्ट कराते तो वो हो गई। लेकिन वो हम बाद में देखते हैं किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हम अनस्ट्रक्चर्ड नोट टेकिंग कर रहे हैं। तो टू कंप्यूटराइज ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग पेशेंट डिटेल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने बस कहा कि ये कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं
और ऑब्वियसली वैसे थोड़ी सी बात रिपीट भी हो रही है कि हाँ हम कर ही रहे थे ये चीज़ें, बेड भी सारा ट्रैक कर रहे थे, तो ये तो काइंड ऑफ रिपीट हो रही है बात। टू स्केड्यूल द अपॉइंटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डॉक्टर्स टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर बोथ, तो ये भी रिपीट हो रही है, इसको भी कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं। टू स्केड्यूल द सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स properly so that the facilities provided by hospitals are fully utilized in effective and efficient manner. Schedule the services of specialized doctors. ठीक है, तो एक तो हम ये आउटडोर डेज असाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर मैनेजमेंट के अंदर एक यूज़ केस का फंक्शन होगा आपका, जिसके अंदर एक सब फंक्शन है आउटडोर डे असाइनमेंट। एक हो सकता है कि लाइक आप स्पेशलिटी बेस्ड वार्ड असाइनमेंट कर रहे होगे, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर उन्होंने लिखा है तो वो कुछ आ ही रहे होंगे। टू कीप द मेडिकल स्टोर्स मेडिसिन इन्वेंट्री अपडेटेड, तो आपने मेडिकल स्टोर की भी चीज़ें अपने पास रखनी है यहाँ पर। तो मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट, और मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आपका आ जाता है इन्वेंट्री ट्रैकिंग, और इन केस ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ मेडिसिन, तो आपने ट्रांजैक्शन लॉगिंग भी करनी होगी, सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रिटर्न भी सपोर्ट करना होगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये बात हो गई, और इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो गई, ट्रांजैक्शन लॉगिंग हो गई, रिटर्न लॉगिंग हो गई, ठीक हो गया। टू हैंडल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन द पैथोलॉजी लैब, तो टेस्ट रिपोर्ट्स जो लैब के अंदर थे वो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसके अंदर उन्होंने कुछ खास बात अगर की हो, कुछ खास की नहीं हुई, तो ये वही बात रिपीट हो रही। तो अब हमारे नोट्स किसी हद तक पूरे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स और ये हिस्ट्री मैनेजमेंट, ये सारा कुछ मेरा ख्याल है हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसका नाम है मैनेज पेशेंट्स। तो मैनेज पेशेंट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ ये चीज़, और मैं डाल देता हूँ लेट्स से रिपोर्ट जनरेशन तो अलग ही होगी, यहाँ पे बेड ट्रैकिंग भी नहीं। अच्छा एक सेकंड, साथ साथ बनाते जाते हैं। मुझे हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट नज़र आ रही है कैटेगरी यहाँ पर, जिसके अंदर आपके पास प्राइवेट रूम ट्रैकिंग आ जाती है, बेड ट्रैकिंग के इस वक्त कौन कहाँ पे बैठा हुआ है वगैरह, सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाते हैं कि किसको असाइन हुई है, कितनी फ्री है वगैरह। उसके अलावा एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है अपॉइंटमेंट्स की, अपॉइंटमेंट हैंडलिंग, जिसके अंदर आपकी सारी कंसल्टेशंस के लॉग्स आ जाते हैं कि ये बंदा इतनी देर के लिए इस बंदे से इतनी देर तक बात करता रहा था और उसने ये कहा था डॉक्टर ने, इस डॉक्टर के साथ बात हो रही थी। उसके अलावा आपका आ जाता है अपॉइंटमेंट क्रिएशन वगैरह वाली चीज़ें। तो आ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, आई गेस लाइक इसको क्या कहेंगे, कंसल्टेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट क्रिएशन, अप्रूवल, कैंसिलेशन आ जाती है। उसके अलावा आप अगर हो रही है अब, तो फिर उसकी लॉगिंग है, अगर कोई कैंसिल भी होगी थी उसकी भी लॉग होगा, सारा कुछ लॉग हो रहा होगा, तो साथ हम इसको लॉगिंग कह देते हैं खाली सिंपली। तो पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं, टाइम और रीज़न, डॉक्टर विजिटेड, ये बात हो गई। अब और है लिस्ट ऑफ अवेलेबल डॉक्टर्स, ये हमने दिखाना होगा, तो ये भी काइंड ऑफ इसके साथ रिलेटेड है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और ज़रूरत पड़ी तो कहीं और डाल देंगे। फोर में रिपोर्ट्स जनरेशन, मेरा ख्याल है कि इन एंड ऑफ इटसेल्फ ये एक काफ़ी मोटी चीज़ है, इसके अंदर आप डाल सकते हो पर डॉक्टर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए हम अपनी असम्पशंस मिनिमम रखते हैं, लेकिन हम पर एम्प्लॉई रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी सी एम्प्लॉई परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। उसके अलावा हम एनुअल रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे और प्रॉबेबली क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये बात रिपोर्ट जनरेशन में हो गई। अब स्टाफ मैनेजमेंट की बात आ जाती है, तो स्टाफ मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाता है आपका स्टाफ अटेंडेंस। अगर आपका अटेंडेंस का सिस्टम है, इसके अंदर आपको अकाउंट भी बना होगा, तो प्रॉबली इसके अंदर थोड़ी सी आपकी वो भी आ जाएंगी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन वगैरह, और उसके अलावा आपके आ जाती हैं, क्या नाम है, अगर कोई नया बंदा ऑन बोर्ड हुआ है, या फिर रेजिग्नेशन हुई है या रिमूवल हुई है, तो वो भी आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, तो स्टाफ मैनेजमेंट में आ जाता है। उसके बाद आपके पास एडमिन व्यू है, जिसके अंदर आप देख रहे थे पेशेंट सारे दिखा रहे थे, डॉक्टर सारे दिखा रहे थे, उन्होंने ये आपके लिए पहले का कर दिया हुआ था, रूम और स्टाफ, ठीक है। अब उसके बाद हम हिस्ट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री मैनेजमेंट फॉर ऑल पेशेंट्स, तो ये तो हम इसके अंदर भी डाल रहे थे कि लॉगिंग हो रही है, और हम
लैब वाले के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना प्रीवियस विजिट्स तो पहले के लॉग हो रहे हैं, डॉक्टर कंसल्टेड ये भी लॉग हो रहा है, मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब हो रही है वो इसी के अंदर डाल देंगे कि कंसल्टेशन के अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन लॉग हुए थे। तो आई थिंक ये इसको अलहदा बनाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। और ये रूम बेड अवेल्ड वगैरह के अंदर भी हम इसके अंदर ही लॉगिंग डाल सकते हैं। तो जो हमने हॉस्पिटल रिसोर्स ट्रैकिंग की थी, ट्रैकिंग तो हो रही है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लॉगिंग भी कर दो कि अब फ्री हुआ है इस तारीख से इस तारीख पर यहाँ पे ये बंदा बैठा होता है, ये सारा डेटाबेस में पैसे स्टोर है, तो ये हम इसी के अंदर डाल सकते हैं। तो हिस्ट्री मैनेजमेंट हो गई। अब हमें टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट्स, तो लैब का भी हमने देखना था, तो एक और कैटेगरी बनाते हैं लैब मैनेजमेंट, लैब टेस्ट मैनेजमेंट्स वगैरह जो भी है, जिसके अंदर उसने कहा हुआ था कि आपने लैब रिकॉर्ड सेव रखना है। उसके अलावा आप प्रॉब्ली व्यू भी करना चाहोगे, और अपडेट में भी या इस तरह की व्यू और सेव बहुत है। ठीक है। ये बात हो गई, हिस्ट्री मैनेजमेंट हो गई। डॉक्टर मैनेजमेंट अब आगे बात थी, वो नहीं हमने बात की। ये तो जनरल स्टाफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट है ना। उसके अलावा एडमिन व्यू को मैं 7 कह देता हूँ, इसको मैं 8 कह देता हूँ। डॉक्टर मैनेजमेंट, डॉक्टर मैनेजमेंट के अंदर आप स्पेशलिटी बेस्ड वार्ड असाइनमेंट कर रहे होगे और आउटडोर, तो ये पहले का हमने कर दिया, हमारी नोट्स ही काफ़ी थे। तो 9 में मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट है, और ये हमारा फाइनल फंक्शनल डिकम्पोजिशन बन गई। अब ऑब्वियसली हमें उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन आप काफ़ी जगहों पे देखोगे कि लाइक मैम ने भी जो ड्रॉ किया हुआ है ना अपना सोल्यूशन, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ। अब मेरा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा शायद ज़्यादा डिटेल में चला गया, उन्होंने उतनी ग्रैनुलैरिटी के साथ हर चीज़ नहीं मैनेज की। तो अब ये थोड़ा सा आपके ऊपर होता है कि आपने कौन सी चीज़ थ्रो आउट करनी है, कौन सी चीज़ रखनी है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के साथ करोगे, आपके मार्क्स मतलब रीजनेबली हाई आ ही जाएंगे, इसके अंदर इतना कोई मसला नहीं है। कोई भी टीचर देखे उसको नज़र आ रहा है कि आपने सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, आपने अच्छे से पूरे सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया और ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये थी फंक्शनल डिकम्पोजिशन, और इस तरह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपने पहले देखना होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा, और फिर खुद ही बन जाएगी डिकम्पोजिशन इस तरह से। तो आप इसको इस वर्टिकल तरीके से भी बना सकते हो, या फिर इस ट्री वाले तरीके से भी बना सकते हो। ये ट्री वाला तरीका अक्सर में पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के फॉर्म में ही करो। मैंने भी जब प्रैक्टिस के लिए किया था, मैंने इस तरह से किया था। तो ये बात हो गई। अब मैं थोड़े से कुछ लेक्चर्स वक्ती तौर पे स्किप कर रहा हूँ, वापस आएंगे उसके ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है ये उससे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में जब वो कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट वगैरह की बात करेंगे तब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है मॉड्यूलैरिटी। अब जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, आपने अब डीकम्पोज तो कर लिया, अब आपने इसको डिज़ाइन करना है किसी तरह से, आपने इनको रिलेटेड मॉड्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना है वगैरह। तो वो हम जब करवाते हैं ना, तो हम चाहेंगे कि हमेशा मॉड्यूलैरिटी हो। उसका फ़ायदा क्या है कि वो रीयूजेबल हो जाता है, मॉडिफाइबल हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, डीबगिंग में आसानी होती है, ये सारी चीज़ें ये आपको पता है, आप बड़ी देर से सुनते आ रहे हो कि मॉड्यूलैरिटी अच्छी होती है वगैरह, रीयूजेबिलिटी अच्छी होती है। तो अब हम थोड़ा आते हैं कि हम अचीव कैसे करते हैं। तो मॉड्यूलैरिटी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, कपलिंग और कोहीजन में। तो अगर एक सिस्टम बहुत मॉड्यूलर है ना, तो उसके अंदर कपलिंग बहुत कम होएगी और कोहीजन बहुत ज़्यादा होएगी। तो अब बारी बारी समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो कपलिंग बेसिकली ये है कि आप कितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक अनकपल्ड सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप एक ऐसा पार्ट बना रहे हो जो किसी और के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, वो बस मल्टीपल सिस्टम्स अलग-अलग बने हुए हैं। आपको मोर रियलिस्टिकली जो अच्छे सिस्टम्स भी मिलेंगे ना, वो लूजली कपल्ड होंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी डिपेंडेंसीज फिर भी होंगी कि एक चीज़ की आउटपुट अगली की इनपुट बन रही है वगैरह। तो ये बातें हैं। लेकिन कुछ सिस्टम्स होते हैं बुरे, जिसके अंदर सारी चीज़ें ना मतलब आपस में तारें जुड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा सी, और उसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप नए बंदे आए हो जॉब पे, 10,000 लाइनों की कोड बेस है, नहीं 10,000 तो बहुत कम है, मिलियंस ऑफ लाइन्स की कोड बेस है, और आप बस देखते हो हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के साथ रिलेटेड है, तो वो समझने में बड़ी मुश्किल होती है। और उसके अंदर फिर एरर हैंडलिंग वगैरह भी जब करनी होती है, कोई एरर आ गया उसको डीबग करना होता है, तो भी बड़े मसले आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कम से कम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करो। तो कपलिंग बेसिकली ये है कि कितनी ज़्यादा दूसरी चीज़ों के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। तो टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड, ये आपके सामने बनी हुई है डायग्राम, और इसके अंदर यही है। अब उसके बाद एक चीज़ है कोहीजन। अब अगर हमने ये क्लस्टर्स बना लिए हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, क्या ये क्लस्टर्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड हैं? मतलब ये एक अच्छी एग्जांपल है कि मतलब अगर आपके पास कोई डेटाबेस ऑपरेशंस है, एक तरीका है कि आपके पास लेट्स से आपके सिस्टम में 3 फीचर्स हैं। आप कहते हो मैं ना उसके रेलेवेंट सारी डेटाबेस, सारी यूआई, सारा इस क्लास में डाल रहा हूँ।
एक और बंदा कहता है नहीं यार मैं डेटाबेस वाली सारी चीज़ें अलग डाल रहा हूँ, यूआई वाली सारी अलग डाल रहा हूँ और बिजनेस लेयर वाली सारी चीज़ें अलग डाल रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं कि मतलब कितनी लॉजिकली रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो अब वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि कौन सी चीज़ आपस में बिलोंग करती है, लेकिन कोहेजन का आइडिया यही है कि डू दीज थिंग्स बिलोंग टुगेदर इन अ सिंगल मॉड्यूल। क्योंकि कपलिंग जब बात कर रहे होते हैं हम, इंटर मॉड्यूल बात कर रहे होते हैं, ये इंट्रा मॉड्यूल बात हो रही है, ठीक है। तो ये कोहेजन हो गई। अब इसके बाद कुछ आइडियाज़ हैं कि आपके पास इंटरफेसेस होंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो इंटरफेसेस बेसिकली ये हैं कि आपके पास कोई भी मॉड्यूल है, उसको वो पब्लिकली क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है और क्या सर्विसेज ले रहा है दूसरे मॉड्यूल से। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, कुछ लोग पसंद करते हैं इसको डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि आपने अगर कोई 10,000 लाइनों का काम किया है, एक और बंदा आता है आपकी वो सारी लाइनें नहीं पढ़ने बैठेगा, उसको बस अब मतलब है कि वो उसके साथ इंटरैक्ट कैसे कर सकता है आपके कोड के साथ, तो वो इंटरफेस खाली देखेगा। तो आप अपने इंटरफेस को ना वेल डिफाइन करते हो ताकि कोई भी बंदा आए वो आराम से आके समझ सके। तो इंटरफेस के अंदर जो है ये आप जो कुछ चीज़ें डिफाइन करते हो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो है पर्पस, प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, प्रोटोकॉल्स, मतलब कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि इस फंक्शन के बाद आपने ये वाला कॉल करना है, फिर आपने ये वाला कॉल करना है, वरना ख़राब हो जाएगा। इस तरह की बात है। और फिर कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हैं, कौन सी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या रीजनिंग थी वगैरह, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इंटरफेस स्पेसिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम कुछ चीज़ें करते हैं, हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइंस के अंदर। हम चाहते हैं कि कम से कम चीज़ें बाहर एक्सपोज हों। तो ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर कम चीज़ें एक्सपोज होंगी ना, तो फिर आपने अगर कोई कल को चीज़ चेंज करनी होगी, आपने पूरा सिस्टम ही चेंज करना है, आपको वो कब चीज आपके जो पब्लिक इंटरफेस हैं उनको कम चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास है ही एक इंटरफेस पब्लिक कि मैं खाली एक आउटपुट दे रहा हूँ, दरमियान में आप सारा कुछ चेंज भी कर दो, आउटपुट बंदे को सही मिल रही है उसको नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज एक साथ निकल रही हैं, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा जब आप उसको कभी रिफैक्टर कर रहे हो। अब कुछ और आइडियाज़ हैं हाई फैन इन लो फैन आउट वगैरह के। अ, तो बेसिकली इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम ना वो वाले सिस्टम्स पसंद करते हैं जिसके अंदर हाई फैन इन हो और लो फैन आउट हो। अगर आपको ये नहीं पता क्या होते हैं, तो बेसिकली आपके पास जो दो डायग्राम्स बने हुए हैं, एक के अंदर ए बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, डी को भी कर रहा है, ई को भी कर रहा है। ये इम्प्लाई ये करता है कि ए इज़ अ वेरी रीयूजेबल मॉड्यूल, तो इसका फैन आउट ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आपका फैन आउट ज़्यादा हो। ओके, नहीं मैंने उल्टा कर दिया। बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर ये है कि ए डिपेंड्स ऑन बी, ए डिपेंड्स ऑन सी, ए डिपेंड्स ऑन डी। ये सर्विस प्रोफेशन नहीं है, मैंने डायरेक्शन किया, एरो की डायरेक्शन उल्टी कर दी थी। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है आपके सामने, जो यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है, ये बता रही है कि ए डिपेंड्स ऑन सी विच डिपेंड्स ऑन जी, ठीक है। राइट साइड वाले और लेफ्ट वाले के अंदर वो एफ के ऊपर डिपेंड कर रही है और जी के ऊपर, दोनों के ऊपर कर रही है। तो हम वो सिस्टम चाहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा आपके ऊपर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करें और मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड ना करो। तो डिज़ाइन वन के अंदर आप देख सकते हो कि सी जो है, आ, उसके ऊपर एफ, सी डिपेंड्स ऑन एफ एंड जी, तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि राइट वाले डिज़ाइन के अंदर सी ओनली डिपेंड्स ऑन जी। तो सी के लिहाज से अगर हम खाली देखें ना, तो सी के लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल डिज़ाइन टू है। अब ए के लिए देखो कि ए जो है अब ज़्यादा चीज़ों पर लेकर डिपेंड करेगा, ए बी के ऊपर भी कर रहा है, सी के ऊपर भी कर रहा है, डी के ऊपर भी कर रहा है, ई के ऊपर भी कर रहा है, एफ के ऊपर भी कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बुरी चीज़ होती है। तो हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका सिस्टम इस तरह से हो, आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सको कि आपका फैन इन हाई है, मतलब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, मतलब आप बहुत रीयूजेबल हो। लेकिन ऑन एवरेज आपका फैन आउट जो है, मतलब जिन चीज़ों के ऊपर एक प्रोसेस डिपेंड कर रही है, वो कम हो। तो उसकी एग्जांपल अगर एक और देखनी हो तो इस तरह से बन सकती है कि आपके पास एक स्पार्स सा सिस्टम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अगर ए है ये बी है, ये दोनों सी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सी डज नॉट रियली डिपेंड ऑन मच, मतलब अगर वो कर भी रहा है तो शायद एक डी के ऊपर कर रहा है। और कोई और अनरिलेटेड चीज़ है
जो डिपेंड कर रही है डी के ऊपर, मे बी लाइक यहाँ पे आपका ई है। इन सब की आउट डिग्रीज देखो ना, अगर आप मतलब फैन आउट देखो तो सबकी वन है। मतलब ये भी खाली एक चीज़ पे डिपेंड करे, खाली एक चीज़ पे डिपेंड करे, ये भी खाली एक चीज़ पे करे, जबकि इसके ऊपर दो चीज़ें डिपेंड करी, मतलब ये रीयूजेबल है, ये भी रीयूजेबल है। तो हम इस तरह के सिस्टम से आते हैं जिसके अंदर रीयूजेबिलिटी हो, तो हम इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना रीयूजेबल है ये मॉड्यूलर सिस्टम हमारा। तो ये बात होगी। उसके बाद है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। जब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आपने सुना था, आपको याद है वो स्प्रिंट्स करते हैं हम स्क्रम वगैरह के अंदर। उसके अलावा जो डिफरेंट एजाइल के प्रोसेस मॉडल्स है, या जो भी आपकी इटरेटिव डेवलपमेंट फ्लो है या इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट फ्लो है, उसके अंदर आपको हमेशा फेजेस में काम करना पड़ता था। अब आप ये कर सकते हो कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाना है, आपको लाइक 3-4 स्प्रिंट्स अलाउड है, तो आप ये कर सकते हो बी और ई, क्योंकि ई बी के ऊपर सॉरी, क्योंकि बी ई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप बी ई को साथ बना दो। क्योंकि सी एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप सी और एफ को एक साथ बना दो। और उसके बाद आप मुझे ये मैंने सही से नहीं बनाया हुआ ये इसके शेप को, क्योंकि सी जी के ऊपर डिपेंड करे, तो यू वुड प्रोबेबली वांट समथिंग लाइक दिस। इस स्प्रिंट में ये, और आखिरी रेड वाले स्प्रिंट के अंदर आप इनको लाल बना दो, ए और डी को एक साथ। तो आप 3 स्प्रिंट्स में बना दो इस तरह से। तो एक स्प्रिंट के अंदर आपने एफ जी और उनके ऊपर डिपेंड करने वाला सी दोनों तीनों बना दिए। ई और बी बना दिया एक में डी और ए बना दिया। लेकिन अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि इतना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि ए इतनी लेट जाके बन रहा है, जो कि हो सकता है ए ही सही काम कर रहा हो, ए आपका मेन प्रोग्राम हो, और आपने बेसिकली कुछ खास नहीं बनाया, आपने कुछ लाइब्रेरीज बना ली जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप वो लाइक वो टाइम टू मार्केट वगैरह वाले के परस्पेक्टिव से देखो, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो हम इसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं इस तरह के तरीकों से कि आपका जो है स्प्रिंट के लिए भी ना, मतलब इंडिपेंडेंट से आइलैंड टाइप बन जाए। कि मतलब अगर आपने एक बार कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बना ली है ना, तो वो आपस में कम से कम रिलेटेड, और वो नीटली इस तरह से स्प्रिंट्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते। तो उसके बाद एक और मसला आता है इनके अंदर। कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि ए सी से कोई सर्विस ले रहा है, सी बी से कोई सर्विस ले रहा है, और बी ए से कोई सर्विस ले रहा है। मतलब ये रिकर्सिव डिपेंडेंसीज भी हो सकते हैं। तो रिकर्सिव डिपेंडेंसीज को हल करने का तरीका ये है कि आप ना डीकम्पोज कर लेते हो, इसको सैंडविचिंग कहते हैं। तो आप ये करोगे कि बी को ना, बी का के अंदर अगर कोई 10 फंक्शंस हैं, आप 5 फंक्शंस को अलहदा कर दोगे, 5 फंक्शंस को अलहदा कर दोगे, और फिर जो फंक्शंस एक के ऊपर डिपेंड करें। अब ये थोड़ा नीट हो गया, लेकिन अभी भी स्प्रिंट के लिहाज से देखा जाए आपको ये सारे ही साथ बनाने पड़ेंगे, वरना कुछ मीनिंगफुल नहीं बनेगा। क्योंकि इसका पब्लिक इंटरफेस जो B1 है, लेट्स से अगर B1 है, ज़रूरी नहीं है वही हो, लेकिन लेट्स से अगर B1 है, तो मीनिंगफुल प्रोग्रेस तभी होगी जब आप पूरा बनाओगे। तो आप इसको मजीद सब डिवाइड कर सकते हो, ए को भी बांट के। तो इस तरह से अब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कर सकते हो कि B2 A2 और C को एक स्प्रिंट में कर लिया, B1 और A1 को एक स्प्रिंट में कर लिया, तो अब ये इंडिपेंडेंट हो गया आपस में। तो हम ये भी चीज़ें करते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें कि हम मॉड्यूल्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। अब बस मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल्स के अंदर हम चाहते हैं एब्स्ट्रैक्शन हो, ये वो हाइडिंग इन्फॉर्मेशन वाली बात, ये वाली चीज़, ठीक है। आ, और हम कुछ और चीज़ों पे फोकस करते हैं। मतलब अगर स्टैक है ना, स्टैक एक्चुअली क्या आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप या तो अरे से कर लोगे या आप लिंक लिस्ट से कर लोगे। हम वो वाली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं चलते हैं। हम खाली बात करते हैं कि इसका बिहेवियर लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो अब हम उसके किसी और एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये खाली पॉप और पुश करता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। अब इसके अंदर भी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, कि आप कितना डिटेल में जाना चाह रहे हो। और सारा कुछ एब्स्ट्रैक्शन है देखा जाए तो, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी एक एब्स्ट्रैक्शन है एडिशन के ऊपर, क्योंकि एसेंशियली मल्टीप्लिकेशन क्या, आप बस ऐड कर रहे हो एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम्स के साथ। तो सारा कुछ एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो हम मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने सिस्टम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है और खाली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरह की बात है। अगर जनरैलिटी है, जनरैलिटी ये होती है कि आपके पास ना, आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो, चाहे वो एक वन ऑफ मॉड्यूल के लिए क्यों ना हो, आप उसको डिज़ाइन इस तरह से करते हो कि अगर कल को किसी और को रीयूज़ करना पड़ जाए तो वो कर सके। आप इतना जनरल लिखते हो कि अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिख रहे हो, आप खाली सॉर्ट नंबर्स नहीं करते। आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई बंदा चाहे सॉर्ट बाय हाइट करना, तो उसको अलहदा फंक्शन ना बनाना पड़े, क्योंकि पहले वो खाली हाइट्स प्री प्रोसेस करके एक अलहदा अरे में डाले पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से। आपके पास अगर एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है हाइट,
तो उसके अंदर उसको एक अलग फंक्शन ना लिखना पड़े जो खाली हाइट के लिए ऐसे सॉर्ट कर रहा है, या उसको ये ना करना पड़े कि पहले सारी हाइट्स एक्सट्रैक्ट करके एक अरे में डाले ताकि वो रीयूज कर सके आपका पुराना सॉर्ट वाला फंक्शन जो एक अरे को करता है। उसकी जगह आप ये करोगे कि आप पैरामीटराइज कर दो इन चीज़ों को, कि की क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप अपने इंटरफेस को थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हो, ताकि अब ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन रीयूजेबल ज़्यादा हो जाता है और ये ओवरऑल सिस्टम बेहतर बनाता है। तो उसके बाद हम एक और काम करते हैं, हम प्री कंडीशंस अपने मॉड्यूल की कम कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, आप वो काट दो। आप उसकी जगह वो भी पैरामीटराइज कर दो या किसी तरह से रिमूव कर दो या उसको हैंडल खुद ही कर लो। इस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप। उसके अलावा आप पोस्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, मीनिंग आप कम काम करो। अगर मुश्किल हो रही है आपसे जनरलाइजेबिलिटी लाने के लिए, तो आप ये करोगे कि आप अपने सिस्टम को डिकम्पोज कर दोगे और उसके अंदर अगर एक सॉर्टिंग का मॉड्यूल है, कोई और मॉड्यूल है इंडेक्सिंग का, तो आप इंडेक्सिंग वगैरह को अलहदा कर दोगे, सॉर्टिंग को अलहदा कर दोगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये बात हो गई, ये जो सारी चीज़ें थी हमें बताती हैं एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है। अब जब हमें अच्छा डिज़ाइन पता चल गया है, तो हम डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने के काबिल हो जाएंगे और हम उनको एनालाइज भी कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन को, कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर क्या किया जाता है। अब सबसे पहले आपको पता ही होंगे कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो बहुत कॉमन है कंप्यूटर साइंस के अंदर। आ, उनमें एक तो आपने बहुत बार देखा होगा, क्लाइंट सर्वर, जब भी आप वेब ऐप बनाते हो, पाइप एंड फिल्टर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बस। कि ये डेटा जाके यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है और बाद में कोई नया रिजल्ट जाके किसी और की इनपुट बन रहा है। तो एक पाइपलाइन सी बन गई हुई है। तो इसकी एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, वो कंपाइलर की देते हैं और इस तरह की चीज़ें देते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर प्री प्रोसेसिंग जो होती है, उसके अंदर भी हम पाइप एंड फिल्टर कह सकते हैं। तो अ, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, अगर आप अपने पूरे सिस्टम या पूरी जो सॉफ्टवेयर आप जो शिप करना चाह रहे हो, उसको इसके लिहाज से स्ट्रक्चर करो, आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। वो ये मिलते हैं कि ये जो सारे डब्बे हैं, ट्रांसफॉर्म्स हैं, ये बड़े रीयूजेबल और मॉड्यूलर हैं। उसके अलावा ये पूरा सिस्टम एज अ होल कंकरेंसी को भी सपोर्ट कर रहा है, कि ये एक वक्त में मल्टी थ्रेडिंग होके ऊपर जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इसकी आउटपुट जनरेट होगी, तो अब ये पैरेलल में करते हैं तो ज़्यादा तेज़ काम हो जाएगा। उसके बाद ये स्केलेबल भी ईजी है, आपने अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा स्टेप डालने, एक एक्स्ट्रा ब्रांच डालनी है, आप इजीली यहाँ पे डाल दो, हो गया। तो पाइप एंड फिल्टर इज़ गुड, ठीक है। आपने रीयूज़ करना हो, वो उठा के आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, इस तरह की चीज़ें। तो उसके अंदर लेकिन कुछ मसले आते हैं, ये हमेशा नहीं आप अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास कोई यूएक्स हैवी एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्टेट है, कि इस वक्त आप लॉग्ड इन हो, इस वक्त ये है वगैरह, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन हर ट्रांसफॉर्म के अंदर डालनी पड़ेगी, हर फिल्टर के अंदर डालनी पड़ेगी। तो वो बहुत मैसी होता जाता है और उसके अंदर डेटा की डुप्लीकेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का ओवरहेड। अब पाइप इन पाइप्स के थ्रू जिस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है वो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट होएगा, ठीक है। और इनके अंदर हो सकता है इसको किसी और रिप्रेजेंटेशन में चाहिए हो सकता है इसको एक लिस्ट मिल रही हो और यहाँ पे इसने अंदर पहले किसी हीप में डालना हो और उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है और बाद में फिर से उसको हीप से वापस ट्रांसफॉर्म करके एक लिस्ट की फॉर्म में वो रिटर्न कर रहा है। आगे जाके हो सकता है उसको हीप की जगह सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो उसको सॉर्ट करके वापस इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हर किसी को ये अच्छी एग्जांपल नहीं थे। बेहतर एग्जांपल हो सकती है कि आप इन सब के लिए जेसॉन यूज़ कर रहे हो। जेसॉन के थ्रू आप पाइप्स के अंदर डेटा डाल रहे हो और फिल्टर के अंदर आप उसको किसी लोकल वेरिएबल के अंदर एक डिफरेंट तरह से स्टोर कर रहे हो, पार्स कर रहे हो मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, और बाद में जाके आप अपना रिजल्ट को फिर से जेसॉन में डाल रहे हो, फिर ये उसको पार्स करेगा, फिर ये इस तरह से करेगा। तो ये जो पार्सिंग वगैरह और बाद में फिर से रीस्ट्रक्चरिंग वाले जो प्रोसेस है ना, इसमें टाइम लगता है और बिना वजह की प्रोसेसिंग ज़ाया हो रही है। तो ये एक मसला आ जाता होता है इसके अंदर। उसके बाद है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर के साथ आप काफ़ी फेमिलियर हो गए जिन्होंने वो कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स लिया है, कि एक नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की सर्विसेज के ऊपर रिलाई कर रही है। तो ये यूनिडायरेक्शनल सर्विस प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है। आप इसके अंदर लेकिन लेयर ब्रिजिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इमीडिएटली नीचे वाली की ही सर्विस लो। मतलब हो सकता है कि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा लेयर से भी एक्सेस ले रही हो, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा इन सबको बाईपास करके डायरेक्टली डेटा के पास आ जाए, तो ये भी चीज़ें पॉसिबल है। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर यही होता है, इसके अंदर इतना कुछ खास है नहीं। फ़ायदे यही हैं कि मॉड्यूलर बड़ा होता है, और नुकसान ये है कि इन मॉड्यूल्स को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि बाउंड्रीज कहाँ पे सेट करनी है, कौन सी लेयर्स आएंगी वगैरह वगैरह।
उसके अलावा इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग का ओवरहेड हो सकता है कि अगर आपने एक सिंपल सी फंक्शन कॉल भेजी है, उसको इन सारी लेयर्स के थ्रू जाना पड़ेगा और वो सारी डिफरेंट फंक्शंस के अंदर नेस्टेड होंगी। तो एक फंक्शन एक और को कॉल करे, एक और को कॉल करे, एक और को कॉल करे, तो वो भी थोड़ी सा वेस्टेड कंप्यूटेशन टाइम है और वो ओवर टाइम स्टैकअप करना शुरू हो जाए जब रिपीटेड ऑपरेशन ज़्यादा से कर रहे हो। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। आगे है क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। ये बेसिकली बताता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि कंप्यूटेशनल एसिमेट्री है या नहीं है। मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसमें भी है, इसके अंदर भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल भी दोनों में हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सर्वर आपको कुछ कहे कि यार आप ये करो। रेयर है, लेकिन हो सकता है कि किसी चीज़ के थ्रू वो कहे आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट सर्वर बस यूनिडायरेक्शनल हो, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि एसिमेट्री है। मतलब सारी ज़्यादातर प्रोसेसिंग सर्वर कर रहा है, सारी चीज़ें हैंडल सर्वर कर रहा है और आप बस उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके पार्स करके प्रेजेंट कर रहे हो यूज़र को। जबकि पीयर टू पीयर के अंदर हर कोई प्रोसेसिंग कर रहा होता है और हर कोई एक दूसरे को सर्विसेज दे रहा होता है, जबकि सर्वर ज़्यादातर सर्विसेज यहाँ पे दे रहा है। तो ये है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है मेनली। ये बात हो गई। और उसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब कुछ क्लासेस में ये नहीं करा है, बुक्स में लिखा हुआ है वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिर्फ यही है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कर रहे हो और आप अपने पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो एज ऑब्जेक्ट, लाइक डेटा फुल ऑब्जेक्ट्स जिनके कुछ बिहेवियर हैं और इस तरह से आप काम करवा रहे हो। अब इससे मिलता जुलता एक है जिसको कहते हैं कॉल एंड रिटर्न रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो नहीं यहाँ पे वो इम्प्लिसिट इन्वोकेशन में कहाँ डाल दी मैंने, काट देगा। आई थिंक मैंने स्लाइड्स बनाते हुए काट दिया था गलती से। इम्प्लिसिट इन्वोकेशन में अब लिख रहा था ये लो। इम्प्लिसिट इन्वोकेशन एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न भी यूज़ हो रहा है। अब खाली ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि खाली ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहा हो, बल्कि आपके पास अगर एक फंक्शनल सिस्टम भी है, उसके अंदर भी इम्प्लिसिट इन्वोकेशन हो सकती है। मतलब एक्चुअली बस ये है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है कि एक्स के बाद वाई होगा। मतलब एक चीज़ होती है, उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसके बाद एक और चीज़ होती है। आ, और ये सारा कुछ इनडायरेक्टली हो रहा है, आप एक्सप्लिसिटली नहीं बुला रहे। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास आ, ए है, यहाँ पे आपके पास बी है और यहाँ पे आपके पास सी है, तो ए की कोई स्टेट चेंज के बाद ट्रांसमिशन हुई है ए के सारे सब्सक्राइबर्स को कि स्टेट चेंज हुई है। तो अब ये जो 20 को ऑब्जर्व करा था वो उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्शन लेगा और हो सकता है कि उसने कुछ स्टेट चेंज किए हो और उसके थ्रू ये हुआ हो। तो जब इस तरह की कंट्रोल फ्लो होती है ना, जो सारी ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू डिफाइन हुई हुई है, तो वो इम्प्लिसिट इन्वोकेशन कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओप के ही रिस्पेक्ट से बात की जाए। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स और भी एग्जिस्ट करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर आप खाली फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, किसी क्यू में है वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि स्टेट चेंज होने के बाद कुछ हो रहा है। तो एक्चुअल जो इसकी डिफाइनिंग फीचर वो ये है कि प्रोसेस फ्लो जो है ना आपकी, वो डिफाइन हो रही है स्टेट चेंजेस के साथ। और इम्प्लिसिटली स्टेट चेंज के बाद जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कुछ अ, उसके रिस्पॉन्स में कर रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट इन्वोकेशन हो गया। उसके बाद है कॉल एंड रिटर्न मेन प्रोग्राम, मेन सब प्रोग्राम। तो मेन सब प्रोग्राम के साथ आप काफ़ी फेमिलियर होगे कि आप सब सी प्लस प्लस करके आ रहे हो। एक मेन होता है, वो दूसरे फंक्शंस को कॉल करता है और बस यही है। तो ये सबसे सिंपल किस्म का आर्किटेक्चर जो आप फॉलो करते आ रहे हो अभी तक, तो इसके अंदर कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अ, उसके बाद आती है रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब यही चीज़ अगर आपका मेन प्रोग्राम किसी और कंप्यूटर को कुछ कह रहे हैं ना कुछ करो, तो तब वो रिमोट प्रोसीजर कॉल बन जाती है। और अगर आप सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार ये ज़रा आपके पास इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये आप ये कॉल करो और उसका रिजल्ट मुझे दो। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के अंदर होता है। आ, मतलब अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर कोई सिस्टम है जिसके अंदर कुछ नोड्स रिस्पॉन्सिबल है किसी एक काम के लिए, कुछ किसी और कामों के लिए, तो उनके बीच में रिमोट प्रोसीजर कॉल्स जाएंगे कि अच्छा तुम ये कॉल कर दो, तुम ये कॉल कर दो, और उनका रिजल्ट प्रोसेस होता जाएगा और इस तरह से प्रोसेस चलती जाएगी। उसके बाद है रिपोजिटरी एंड ब्लैक बोर्ड। तो रिपोजिटरी और ब्लैक बोर्ड डिफरेंट हैं लेकिन काफ़ी सिमिलर है। तो रिपोजिटरी पहले समझ लेते हैं। रिपोजिटरी के अंदर ये है कि आपके पास कोई शेयर्ड डेटा स्टोर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मल्टीपल एक्टर्स कुछ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं और इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे रिपोजिटरी सिर्फ एक पैसिव सी चीज़ है जो खुद कुछ नहीं कर रही,
जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो अपनी किसी एक्सटर्नल प्रोसेस फ्लो के थ्रू चल रहे हैं। जबकि ब्लैक बोर्ड के अंदर ये होता है कि ब्लैक बोर्ड की स्टेट डिफाइन करती है प्रोसेस फ्लो क्या होगी। कि जैसे ही ब्लैक बोर्ड के अंदर कोई नई एडिशन आई है, तो जो उसके नॉलेज सोर्सेज हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड और रिपोजिटरी में डिफरेंस है। ये डेटाबेस भी अगर आपकी हो ना, वो यूजुअली एक रिपोजिटरी की तरह डील की जाएगी। अगर आपकी डेटाबेस है जिसके ऊपर मल्टीपल मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रिपोजिटरी की ही एग्जांपल है। तो ये बहुत कॉमन है। ब्लैक बोर्ड थोड़ा कम कॉमन है। और ये थोड़ा सा आप ऑब्जर्वर के साथ भी रिलेट कर सकते हो। अब असल में जो सारे सिस्टम्स होते हैं, आपको पता ही है कि वो सबका मिक्सचर होता है। तो आपको इस तरह की आर्किटेक्चर डायग्राम्स बनाने के लिए आएंगी मुख्तलिफ सिस्टम्स के। तो इससे पहले कि हम उनको बनाने पे आएँ, कुछ और चीज़ें हैं जो इस कोर्स में पढ़ाई गई थी। वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन-सा वाला आर्किटेक्चर बेहतर है आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो आर्किटेक्चरल डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराएँगे। तो आर्किटेक्चरल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये है कि आपके पास अगर कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करो, आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी प्रायोरिटीज़ पक्की होनी चाहिए। आपको अगर पता होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे कि आपने क्या डिसीजन लेना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। आपका जो सिस्टम है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। ये सामने लिखी हुई है कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो अक्सर बार एक्सपेक्ट की जाती हैं। ये आप रिलेट कर सकते हो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये जो है, मॉडिफाइबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, ये आपने बातें सुनी हुई हैं। लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। मॉडिफाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एक तो हमने कपलिंग कोहेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया ना, उसके अलावा हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड यूनिट्स में भी देख सकते हैं कि अगर मैं चेंज करता हूँ, तो एक तो इस मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। उसके अलावा जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर भी फर्क आएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड यूनिट्स हैं, ये डायरेक्टली हैं। और आप उसकी बेसिस के ऊपर क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना मॉडिफाइबल है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस की बात आती है। अब परफॉर्मेंस आप मेजर करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वो तो आपको पता ही है, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह। लेकिन जो इस सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई थी वो थी कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो एक तो कंकरेंसी है, उसके बारे में बात हो चुकी है। पैरेलल प्रोसेसिंग आपने ओएस पढ़ी हुई है। उसके बाद है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जो है उसके अंदर यही है कि आपके पास ये ज़्यादातर वेब टेक्नोलॉजीज़ में आपने देखा होगा। ये आपके पास एक सर्वर होएगा गूगल का, लेट्स से। उसके पास दिन में बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं या मिलियंस आती हैं, जितनी भी आती है, काफ़ी ज़्यादा आती हैं, बड़ा नंबर। ठीक है, आप उसके सर्वर के पास जाते हो और वो ना आपको आपके रेलेवेंट सर्वर को दे देता है। मतलब वो प्रोसेसिंग खुद नहीं करेगा, वो बस आपको रीडायरेक्ट कर रहा है अपने दूसरे सर्वर्स की तरफ। और उसके बीच में बस एक लेयर है जो इस तरह से करके आ रहा है। तो लोड बैलेंसिंग सिर्फ यही है कि अगर आपके पास एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप उसके लिए मल्टीपल सर्वर्स लगा दो। हो सकता है कि आपके पास कोई वेबसाइट हो जिसके अंदर दो पेजेस हैं या एक पेज है जो मोस्टली वही सारे लोग देख रहे होते हैं। होम पेज बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं आपके। तो आप चाहते हो होम पेज हमेशा तेज़ आए, तो आपने दो सर्वर एलोकेट कर दिए हैं जो सिर्फ होम पेज सर्व करेंगे। तो ये माइक्रो सर्वर सर्विस आर्किटेक्चर एक क्लाइंट सर्वर में ही आ जाता है। और उसके बाद बकाया आपके पास होंगे जो लाइक ये बकाया सारे पेजेस सर्व कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द पेजेस। और ये आपकी कोई बैक एंड एपीआई है। ठीक है, जो आपकी डेटाबेस के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो अब होगा ये कि आप इसको रिक्वेस्ट भेजोगे और ये आपकी रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको या यहाँ पे राउट कर देगा या यहाँ पे राउट कर देगा, और उससे रिजल्ट लेके आके आपको वापस दे देगा। तो ये आपके लिए एक पब्लिक इंटरफेस है जो लोड बैलेंसिंग कर रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो आर्किटेक्चर जब आपने बनाने होंगे। उसके अलावा ये चीज़ है कि आप रेट लिमिटिंग कर दो, रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट करो। इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन मेनली जो ज़्यादा चीज़ें हम देखते हैं वो है कंकरेंसी, लोड बैलेंसिंग, रेट लिमिटिंग और रिसोर्स एलोकेशन। तो ऑब्वियसली हमेशा हम एफिशिएंटली बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो काबिल ज़िक्र नहीं है। जो ज़्यादा देखने वाली चीज़ें वो यही चीज़ें हैं। रेट लिमिटिंग यही होती है कि आप एक मिनट में कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो वगैरह, इस तरह की चीज़ें। आगे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर दो पहलू हैं उसके हैं, एक इम्यूनिटी है और एक रेजिलियंस है। इम्यूनिटी है कि आपको कोई कभी लाइक हैक कर ही ना पाए। दूसरा ये है कि अगर कर भी लेना, तो आपका सिस्टम इस तरह का बना हो कि वो इतनी भी ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, ये बस है।
उसके अलावा रिलायबिलिटी है जो कि आपके एरर से रिलेट करती है। रिलायबिलिटी के अंदर आ जाती है फॉल्ट डिटेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फॉल्ट रिकवरी। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। आगे है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस बेसिकली ये है कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कितना करते हैं। अगर आपके मॉड्यूल्स एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना कि यार ये बंदा सही रिजल्ट देगा, तो आपका सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई मॉड्यूल फेल हो सकता है। तो एक आइडिया है जिसको कहते हैं म्यूचुअल सस्पेशन। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हर मॉड्यूल ना दूसरे के ना रिजल्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो एक्सपेक्ट करता है कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करेगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये कभी कभी गलत आउटपुट भी देगा, कभी कभी एरर्स देगा। तो आप उसको अपने मॉड्यूल के अंदर भी हैंडल कर रहे होते हो। तो आप अपनी एनवायरनमेंट के साथ और दूसरे मॉड्यूल के साथ जब आप इंटरैक्ट कर रहे होते हो, आप जितना केयरफुल हो उतने आपका सिस्टम रोबस्ट है। ठीक है। आगे यूजेबिलिटी है, ये वही एचसीआई वाली बातें हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। आगे बिजनेस गोल्स हैं जो मेनली दो चीज़ों पे आ जाता है, टाइम और मनी। ठीक है। कि कितनी कॉस्ट लग रही है टाइम की और कितनी फाइनेंशियल कॉस्ट लग रही है सर्विस सेटअप करने की। तो आप इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हो अपने। तो अब अगर आपके पास कोई सिस्टम आता है जो आपने क्लासेस में देखा ही होगा, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट सिस्टम। उसके लिए आपके पास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, 4 आपको आके कहते हैं यार ये करते हैं, यार ये करते हैं, यार ये करते हैं। अब आपने ना इवैल्यूएट करना है उनके आर्किटेक्चर्स को। तो ये पहला आपके पास आर्किटेक्चर आता है। वो कहता है कि हम ना एक वही मेन सब प्रोग्राम वाला फ्लो रखेंगे और साथ कुछ शेयर्ड रिपॉजिटरीज होंगी। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वो सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होगा। वो इनपुट वाले मॉड्यूल को बुलाएगा, इनपुट वाला मॉड्यूल टेक्स्ट वाली रिपॉजिटरी में कुछ सेव कर देगा, फिर मास्टर कंट्रोल शिफ्ट होएगा, सर्कुलर शिफ्टिंग होएगी, इस तरह से होएगा और बस चल जाएगा। अब ये बहुत इंट्यूटिव और सिंपल डिज़ाइन है। ठीक है। अच्छा डिज़ाइन है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ इसके अंदर मसले आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कपलिंग वगैरह की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फाबेटाइजर डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट इंडेक्स और अल्फाबेटाइज्ड इंडेक्स तीनों की स्टेट। तो ये इतना मॉड्यूलर नहीं है क्योंकि इसकी कपलिंग बहुत ज़्यादा हुई भी चीज़ों के साथ। मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिलाई करो। टेक्स्ट की भी कोई ख़ास फॉर्मेट होएगा जिसके अंदर वो स्टोर्ड है। हो सकता है ASCII हो सकता है यूनिकोड हो। इंडेक्स है, उसके अंदर भी हो सकता है जेसॉन में पड़ा हो सकता है एक अरे में पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेटाइज्ड इंडेक्स जो है बस वो सॉर्टेड है। तो उसके अंदर भी वही है जो इंडेक्स के अंदर मल्टीपल आपके पास रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो ये ना इतना रीयूजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी फंक्शनैलिटी उठा के किसी और सिस्टम में डाल सकते हो, या कल को अगर आपने कोई और फीचर डालनी हो जिसके अंदर आपने ये फंक्शनैलिटी रीयूज़ करनी हो, आप कर सको। अब ये जब मैं बात करूँ तो इतना रियलिस्टिक कंसर्न नहीं है, क्योंकि भाई मैंने बनाना था, मैंने बना लिया है, कुछ इतना भी इसके अंदर रीयूज़ होने वाला है नहीं, तो ठीक है। तो ये सिस्टम हरगिज़ बुरा नहीं है। अब हम जब आगे वाले पढ़ेंगे, ये नहीं है कि वो सारे इससे बेहतर हैं, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ मसले हैं, और वो यही है कि मॉडिफाइबिलिटी कम है, रीयूजेबिलिटी कम है। ठीक है। आप टेक्स्ट के फॉर्मेट को अगर आपको कल को यूनिकोड में करना पड़ जाता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैंडल करना चाहते हो, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सारे मॉड्यूल्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ मसले हैं इसके अंदर। अब क्या ये मसले आपके लिए मैटर करते हैं या नहीं करते, वो आपको पता चलेगा कि आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपने कौन से प्रायोरिटाइज करना है। तो अभी हम उसके ऊपर आते हैं, लेकिन अभी हम खाली सारे बस आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज करते जाते हैं। एक ये हमारे पास प्रपोजल आता है। दूसरा प्रपोजल हमारे पास आता है, यार हम ना ऊप के लिहाज से करते हैं। तो एक मास्टर प्रोग्राम, आपका मास्टर क्लास मेन क्लास होएगी, और वो मतलब इनपुट वाली को कॉल करेगी, उसके अंदर फिर वो कोई टेक्स्ट वाले डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होएगी, उसके अंदर टेक्स्ट की क्लास को वो पॉपुलेट करेगा। फिर टेक्स्ट की क्लास जो है वो इंडेक्स यूज़ करेगा, और जहाँ रिपॉजिटरी थी उसकी जगह आपकी क्लास आ गई है। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये ऊप है। ठीक है। नहीं, क्योंकि आपके पास अब वो इंटरफेस अलहदा है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन अलहदा है, वो सारा कुछ इनकैप्सुलेशन हुई हुई है वगैरह, सारी वो चीज़ें जो हमें ऊप फ़ायदा देती है वो यहाँ पे भी देंगे। तो इसको अगर हमने इवैल्यूएट करना हो, तो इसके अंदर यही कहा जाता है कि स्केलेबिलिटी के मसले हैं, मॉडिफाइबिलिटी के मसले हैं। ठीक है। अगर कल को आपने कोई और फीचर डालनी हो तो थोड़े मसले हो सकते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा हार्ड कोडेड है कि अच्छा अल्फाबेटाइज्ड इंडेक्स इसको कॉल कर रहा है, इसको कर रहा है। अम, अब ये वाली जो कुछ क्रिटिक्स है ना, मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आते। लेकिन आई एम नॉट लूजिंग स्लीप ओवर इट, क्योंकि इतना मैटर नहीं करता। आपको बस पता होना चाहिए कि हमें कुछ सिस्टम्स दिए गए, उनके बीच में हमने कुछ एनालाइज करने की कोशिश की। जितना एनालिसिस हो जाता है हमसे इस स्टेज के ऊपर हम कर लेंगे, लेकिन इस कोर्स का हरगिज़ फोकस ये नहीं है।
ठीक है। हमें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं उसके अंदर आपसे एनालिसिस से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करवाया हुआ है, और आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप 100% एक्यूरेट एनालिसिस कर सको। उसके अलावा ये जो सारे सिस्टम्स हैं, इनकी एक्चुअल जो क्रिटिक्स हैं, जो फॉर्मल लाइक आर्टिकल्स में पूरी लिखी हुई है बाबों ने, वो जो है ना, वो उसकी एक्चुअल टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी रिलाई करती है। तो आपको इस प्रपोजल को बियॉन्ड द सर्फेस लेवल जाके थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, तो और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होएगा ऊप वगैरह में, तो जाके आप ये बातें कर पाओगे। तो अभी हम उसकी डिटेल्स में इतना भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे। तो अगला प्रपोजल है, वो ये कहता है कि यार हम अपनी कंट्रोल फ्लो ना इम्प्लिसिट बना देते हैं, हम ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो अपेरेंटली ये ज़्यादा मॉडिफाइबल है, मुझे नहीं समझ आती क्यों, लेकिन आई डोंट रियली केयर। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी अपने सिस्टम के अंदर ये नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है। अगला है पाइप एंड फिल्टर। पाइप एंड फिल्टर के वही फ़ायदे नुकसान है जो आपको पहले बताए थे, तो उसके अंदर कुछ इतने देखने वाला है नहीं कि ट्रांसफॉर्म्स का ओवरहेड वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है। अब ठीक है, ये जो है ना, हमने अपने सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका किसी तरह से गंदा मंदा एनालिसिस करके अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देख लिया कि ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। अब एंड पे हमने बस देखना है कौन सा वाला ज़्यादा चीज़ें हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि शेयर डेटा वाली जो थी, जो सबसे पहली थी, जो मेन सब प्रोग्राम और रिपोजिटरी वाली थी, वो वाले आर्किटेक्चर के अंदर इस बंदे ने ज़्यादा कीड़े निकाल लिए थे। उसने कहा था कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, खाली दो मेरी मतलब की चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाला जो भाई था, वो तीन चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा था, और इस तरह से बकाया जो थे वो चार के ऊपर टाई हो गए। तो कभी कभी टाई ब्रेकिंग के लिए और कभी कभी अपनी प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको वेटेड और न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाना है। हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि इस आर्किटेक्चर को रेट करो ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 5, और हम उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपनी प्रायोरिटी के साथ। तो अब देखो, पहले जो प्लस माइनस था उसकी जगह ये नंबर्स लिखे हुए हैं, 2, 5, 1, 3, 5, 4 वगैरह। ये बस उसकी स्टार रेटिंग है कि कितना मुझे अच्छा लगा, कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी थी, इसकी 4 स्टार परफॉर्मेंस, इसकी 3 स्टार, इसकी 5 स्टार है वगैरह। ठीक है। और जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये है कि ये क्वालिटी एट्रीब्यूट मेरे लिए कितना मैटर करते हैं। अब आपने जब एंड पे सम लेना होगा ना, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके लोगे, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको वेट 1 मिलेगा, जो हायर प्रायोरिटी है उसको वो 4 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होएगी। तो ऑब्वियसली उसका फिर वजन ज़्यादा हो जाएगा। वेट कैसी बात है। तो एंड पे फिर आपको पता चल जाएगा, टाई ब्रेकर से भी बच जाते हो आप काफ़ी बार इससे, और आपको एक प्रायोरिटाइजेशन का भी मौका मिल जाता है, और आप थोड़ी न्यूआंस भी देख सकते हो कि खाली प्लस माइनस नहीं है, बल्कि आप उसको स्केल पे लेके जा सकते हो। तो ये एक टेक्निक है ट्रेड ऑफ एनालिसिस की। तो जब भी आपने कोई आर्किटेक्चरल डिसीजन लेना हो, आपके पास ये भी एक टूल है, अगर आपके पास मल्टीपल कंपीटिंग आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है। लेकिन फंडामेंटली जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो यही है कि आपने अपनी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना। तो वो एक बार फिर से देख लो। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की हमने बात की, एक की हमने बात नहीं की बिजनेस गोल्स के। इस सब के अंदर यूजेबिलिटी वगैरह तो हम देख लेंगे, बिजनेस गोल्स कैसे देखेंगे। तो उसके लिए एक अलग चीज़ है, उसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो अगर आपके पास एक सिस्टम बना पड़ा हुआ है, और अब आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सर्वर थोड़े स्लो होना शुरू हो गया, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। आप उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके लिए आपके कोई तीन डिफरेंट ट्राई दे रहे हैं आपको। एक कह रहे हैं हम नॉइज वर्ड्स रिड्यूस कर लेते हैं, कहते हैं कि हम इंडिसेस को बिनिंग वाली टेक्निक से स्टोर कर लेते हैं। एक कहता है कि हम सेकंड सर्वर डाल देते हैं। तो इन सब के अंदर अगर आपने डिसीजन लेना हो, आप सिंपल लोगे। अब इसका सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पीपीआईटी है बाय द वे। ये लिटरली पीपीआईटी है। आपने बस देखना है कि एडेड वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, नेट वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, बस यही है, लिटरल अरिथमेटिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये बस आपको बताया हुआ है कि आपने आर्किटेक्चरल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। अब इसके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं। पे बैक पीरियड क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, होपफुली आरओआई तो पता ही होगा। आरओआई यही होता है कि जो बेनिफिट्स आप अचीव करें उस चेंज के साथ डिवाइडेड बाय द कॉस्ट। ठीक है। तो अगर आपके पास आरओआई 1 है, तो यू हैव ब्रोकन इवन, मतलब जितना आपने पैसे लगाए थे उतने ही आपने अक्रू कर लिया। और अगर आपकी आर ओ आई ग्रेटर देन 1 है, आपके आप नेट प्रॉफिट में हो। अगर आपकी ROI लेस देन 1 है, तो आपने कॉस्ट ज़्यादा की थी, बेनिफिट कम आया। तो आप एक हाई ROI चाहोगे। ठीक है। तो ये आपके बिजनेस गोल्स हो सकते हैं, आप इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो आप डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को उनकी ROI वगैरह के लिहाज से भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास सारे टूल्स हो गए डिसीजन मेकिंग के लिए।
अब हमें ये भी पता चल गया कि अक्सर किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। तो अब हम ऐसे मौके पे आ चुके हैं कि अब अगर आपको कोई सिस्टम दे ना कि यार बेंजामिन नेतन्याहू को स्ट्राइक डाउन करने के लिए बेस्ट टेक्निक बताओ, तो आप उसके लिए पूरा लाइक जो सारा सिस्टम आपने बनाना है सॉफ्टवेयर का, आप उसको एक लार्ज स्केल पे इन सारी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखते हुए बना सकते हो। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, और मिड का फोकस भी यही होगा। तो मैं थोड़ा, मेरा गला सूख गया, मैं पानी पीना चाह रहा हूँ। ओके, तो जो हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी गई थी, अब हम बारी बारी वो सारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है एक बैंक का सिस्टम है। ठीक है, आपने आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रोच करते रहो, कहते हैं हमारे पास आपके लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे पूरे बैंक का कंप्यूटराइज सिस्टम बनाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ा टास्क। तो इसको हम बारी बारी अब देखते हैं, जिस तरह से हमने पिछले सवाल को किया था उसी तरह से हम नोट पैड पे साथ नोट्स लेते जाएंगे और साथ हम काम करते जाएंगे। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि हम टेक्स्ट पढ़ सकें, ऐसे करके। और मैं एक्चुअली थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए ना इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये लो। तो अब हम नोट पैड भी खोल पाएंगे और ये भी, हाँ ठीक है। तो ना दिस शिट ऑटिस्टिक इज फक्ड आउट। अच्छा एक सेकंड, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ठीक है, तो टू डू पहले पढ़ लेते हैं। Keeping in mind the above statement, provide an architecture diagram using the most suitable architectural styles. Clearly mention or label the architectural styles used. The diagram should not should be detailed enough to indicate the placement of systems modules. The diagram should not be a high level and generic diagram only. State your assumptions clearly. मतलब वो हमसे ना किसी एक खास लेवल ऑफ डिटेल तक जा रहे हैं, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि बस ऊपर ऊपर से बता दो। तो इसके लिए हमें इस सिस्टम को गौर से समझना पड़ेगा। तो द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन pertains to a network of automated banking machines. ठीक है, designed to serve as decentralized kiosks. अब मुझे इस सवाल से पहले कियोस्क का मतलब नहीं पता था, मैंने नाम बहुत बार सुना हुआ था, लेकिन वो यही होता है कि लाइक वो डिजिटाइज लाइक मशीनें लगी हुई हैं बस। ठीक है, आप बस समझ लो मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, तो हाँ मैं एस की आर्ट के साथ मशीन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है यार, अच्छा। Enabling bank customers to conduct cash deposit and withdrawals from their accounts. तो ये kiosks की responsibilities देख लेते हैं। Kiosks will do what? ट्रांजैक्शन हैंडलिंग करेंगे वो। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के अंदर लाइक आपके पास डिपॉजिट्स करेंगे, विड्रॉल्स करेंगे। ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, कियोस्क की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। These ABMs are strategically distributed across various locations to provide convenient access to banking services for customers. तो ये मल्टीपल, ये पूरी दुनिया नहीं, कम से कम पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पड़े हुए हैं। अब ऑब्वियसली इन्होंने कहीं कम्युनिकेट भी करना होगा किसी सर्वर वगैरह के साथ। तो अब आगे पढ़ते जाते हैं। ऑपरेशनल फंक्शनैलिटीज ऑफ द एबीएम सिस्टम इंक्लूड्स facilitating cash transactions such as deposits and withdrawals. ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई, wherein customers can interact with the machine to conduct financial transactions without the need of human intervention. The system caters to the core banking needs of customers. अब मुझे जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी ना, मुझे वो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी द वर्ड डिसेंट्रलाइज्ड। ये कियोस्क जो है इनके अंदर कोई सेंट्रल एबीएम नहीं लगा हुआ, ये आपस में एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ आई थी। अब जो मैं आर्किटेक्चर दिखाने वाला हूँ वो इंतहाई ऑटिस्टिक है, और अब मैं अगर बना रहा हूँ तो मैं इसको डिफरेंटली बनाता, लेकिन दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, तो ये तो हमने अपने कुछ प्राइमरी प्रायोरिटीज़ वगैरह डिफाइन करनी है, क्योंकि हम बैंक के लिहाज से बात कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। चूँकि हम और रोबस्टनेस वगैरह ये वाली सारी चीज़ें कि एरर हैंडलिंग हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पैसों के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो रोबस्टनेस, एरर हैंडलिंग वगैरह, रिलायबिलिटी, ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा आप का बैंक अगर है पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम पूरी कंट्री में तो होगा ना उसका स्कोप। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है, तो आपको स्केलेबल बनाना पड़ेगा इसको। और आपने ना इन सारी मशीन्स की स्टेट सिंक्रोनाइजेशन करनी है। मतलब अगर लाहौर के अंदर कोई बंदा डिपॉजिट करता है किसी वजह से, अगर उसी बैंक, वैसे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन अगर करता है, मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिखी यहाँ पर,
कोई ट्रांजैक्शन करता है तो मैं साथ ही किसी और सिटी से भी विड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो। तो मैंने जो बनाया था, मैंने कुछ इस तरह से बनाया था कि आपके पास ये कुछ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स होंगे रीजनल, ठीक है। ये जो प्रोविंशियल लेवल नेटवर्क्स हैं ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, और ये आपस में कम्युनिकेट करके एक सर्वर को जाएंगे, और वो सर्वर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होंगे, और उनके पास डीबी के रेप्लिकास होंगे वगैरह। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स नहीं है सही, क्योंकि पूरे पंजाब की ट्रैफिक खाली एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क करे तो बहुत ज़्यादा मशीन्स आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रपोज किया था कि हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स के अंदर इसी चीज़ को रिकर्सिवली करते जाएं कि आपके पंजाब वाले नेटवर्क के अंदर भी एक सर्वर होएगा, सेंट्रल पंजाब सर्वर, जिसके अंदर डिफरेंट सिटीज़ के नेटवर्क्स के लिए इसी तरह से आर्किटेक्चर बना होगा, और उस तरह से फिर उसके थ्रू आप भेज रहे होगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैनी टू वन पब्लिश सब्सक्राइब किया कि मल्टीपल सिटीज़ की जो होंगे वो पंजाब के पूरे सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो ये मेरे दिमाग में कुछ आया था। ये इतना अच्छा नहीं है, आ, लेकिन ये एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब इसके अंदर नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, आपको एनालिसिस करने का ही मौका मिल जाएगा, बनाने का नहीं मिला। बना भी लेंगे हम अभी साथ साथ ये वाला, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, और मेरा अब दिल नहीं कर रहा फिर से बनाने का। मैं सारे सवाल को 3-4 बार कर चुका हूँ। 3-4 नहीं, वैसे एग्जैजरेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो वापस आता हूँ। कियोस्क तो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। मैंने कहा कि यार चलो सर्विस भी थोड़ी डिसेंट्रलाइज्ड बना दें क्योंकि फील आएगी, और इसलिए क्योंकि लेटेंसी कम होएगी। तो मेरा लेटेंसी रिडक्शन के ऊपर मेनली फोकस था। तो मैंने कहा हुआ था कि आप इस तरह से रिकर्सिव कैश सर्विस भी डालते जाओ और आप इसी को रिपीट करते जाओ, टीएस बनाते जाओ। ये एक प्रपोजल था। अब मैटर ये करता है कि आपने ना ब्लाइंड कॉन्फिडेंस के साथ बुलशिट करना है, ठीक है। आपने अपनी नोटेशन बनानी है, आपने अपनी की बना के लेजेंड बना देना इस तरह से बॉटम लेफ्ट के ऊपर, ताकि लगे कि आपको बड़ा पता है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके अलावा आपने खाली इस पे नहीं रहना। आपको कहा था कि आपने खाली हाई लेवल डायग्राम नहीं बनानी, आपने लो लेवल पे भी जाना। तो अब आप कियोस्क के डिज़ाइन के बारे में भी बताओगे किस तरह से, आप सर्वर के डिज़ाइन के बारे में भी बताओगे कैसा। तो कियोस्क जो होंगे, मैंने तो लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ किए। उसके अंदर मैंने कह दिया कि कम्युनिकेशंस लेयर होगी, एक स्टेट मैनेजमेंट लेयर होगी, क्योंकि आप ग्लोबल आप एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में दूसरे कियोस्क के साथ बातें कर रहे हो, और उनके साथ आप स्टेट मैनेजमेंट अपडेट कर रहे हो कि अच्छा मैं अपने लोकल डीबी के अंदर भी ये चेंज कर दूँ अगर कोई बंदा आए, या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, आप अपने इर्द गिर्द से करोगे पहले, फिर आप जाके किसी सर्वर को एलिवेट करोगे। तो लेटेंसी रिडक्शन के लिए मेनली। तो इस तरह से आप कैशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे होगे, तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपको अलग लॉजिक चाहिए होगी, उसको एक अलग लेयर में डाल दो, और आपको एक पब्लिक इंटरफेस होगा जो बस गेट स्टेट बता रहा है। फिर आपकी बिजनेस लेयर होएगी जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शनल लॉजिक सारे इंप्लीमेंट करोगे। इसके अंदर ही आपकी वो होगा कि क्या आप विड्रॉ नेगेटिव अमाउंट से तो नहीं कर रहे, या डिपॉजिट नेगेटिव अमाउंट से तो नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। तो ये बातें हो गई। उसके बाद यूआई लेयर होगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी चाहिए होगी आपको। तो मैंने ये सोचा। अब ये मैंने उसको थोड़ा सा समराइज़ किया था, और बाद में जाके जब मैंने देखा ना, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ था क्लाइंट सर्वर लेयरिंग पाइप एंड फिल्टर, या फिर पीयर टू पीयर लेयरिंग पाइप एंड फिल्टर। तो ये 3 आर्किटेक्चर स्टाइल ज़रूरी थे। तो या तो क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर, लेयरिंग पाइप एंड फिल्टर, ठीक है। तो लेयरिंग लाजमी था, पाइप एंड फिल्टर भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे लाजमी है। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम व्हाट द हेल, पाइप एंड फिल्टर यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब पाइप एंड फिल्टर इज़ द लीस्ट नोटेबल चीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल में। आप तो पाइप एंड फिल्टर किसी भी चीज़ को कह दो। तो मैं इस ईमेल में बेसिकली आर्ग्यू ये कर रहा था मैम से कि आप किसी भी प्रोग्राम को एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप हमेशा ही कह सकते हो कि पाइप एंड फिल्टर है। टू विच शी काइंड ऑफ एग्रीड, और उन्होंने कहा कि दिस इज बेसिकली अ वैलिड आंसर, ठीक है। आपने अगर पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़नी आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि पाइप एंड फिल्टर किस बेसिस पे किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि आपके पास ये कुछ फेजेस हैं जिसको आप कह सकते हो कि पहले आपके पास इनपुट कैप्चर होएगा, फिर आप कार्ड अकाउंट वैलिडेट करोगे, फिर आप ऑथेंटिकेट करोगे, फिर बैलेंस चेक होएगा। और आई थिंक ये एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है। तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं नैरोली इनफ नहीं सोच रहा था, मैं थोड़ा ज़्यादा पी टू पी और डिसेंट्रलाइज मैक्सिंग करना शुरू हो गया। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आई थी, मैं डायग्राम्स पहले देखी हुई थी, और मैं उसकी बेसिस के ऊपर थोड़ा सा पागल हो गया था। तो ये एक बुरा सिस्टम था, ये एक बुरा आर्किटेक्चर था। तो इस सवाल का बेहतर आंसर यही होता कि आप ना
साथ ये चीज़ें भी डिफाइन करता है। अब आप इसको मल्टीपल डायग्राम्स में भी स्प्लिट कर सकते हो इस तरह से जैसे मैंने किया है, या फिर आप मैम की तरह जिस तरह से उन्होंने आगे किया हुआ है, आप एक ही डायग्राम के अंदर इस तरह से डब्बे वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, होपफुली वो इससे बेहतर तरीके से करेंगे, हम सीखते जा रहे हैं। ठीक है, हम नोट्स लेते जा रहे हैं कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, वी शुड बी थिंकिंग इन ग्रेटर डिटेल। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन लेवल ऑथेंटिकेशन वाली शर्ट, इस तरह की बात है। ठीक है, ये हमने कुछ सीखा है इससे। ठीक है, कि हमने इन चीज़ों के बारे में भी सोचना। उसके अलावा कुछ खास नहीं है वैसे, यही है मेनली सी काम ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है वो हमें ये कहता है, द पासपोर्ट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू अपडेट इट्स प्रेजेंट आर्किटेक्चर। प्रेजेंटली ईच ऑथराइज्ड डिवीजन कीप्स इट्स ओन पासपोर्ट रिलेटेड डेटा। तो हर डिवीजन का अपना की अपनी डीबी बनी हुई है, अलग डेटाबेसेस बने हुए हैं। देयर आर 5 ऑथराइज्ड डिविजन्स, तो 5 इस तरह के सर्वर्स हैं जो डेटाबेसेस के साथ कनेक्टेड हैं across the country. Each of these divisions is responsible for management of new passport requests, renewal and existing passports, renewal of existing passports, citizen complaints and citizen information updates. ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी हैं। अब हमने क्या सीखना है, हमने इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, a citizen must visit an office for all services. For example, they use kiosks in the divisional offices to record a complaint or apply for renewal, etc. A citizen can request a new passport or information update in the passports only at his or her birth division. The renewal requests can be placed at any office. In case of renewal request, the passport office visited by the applicant contacts the concerned division. तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि कुछ चीज़ों के लिए आप अपने ही के पास जाओगे, कुछ के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि अपने वाले पे ही जाओ। ठीक है, तो आपको कुछ ये रूल्स भी, बिजनेस लेयर रूल्स कह लो, इस तरह की चीज़ें कह लो, आपको वो भी रिप्रेजेंट करने होंगे अपने आर्किटेक्चर में, किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, इन द डिवीजन ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये करंट है, अभी हमने चेंज करना है, लेकिन करंट व्यू ये है। तो इस करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स का आप आर्किटेक्चर डायग्राम बनाओ, और इसके अंदर भी वही है कि इट शुड नॉट बी जनरल, इट शुड हैव कंप्लीट डिटेल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो मैंने इसके अंदर जब आंसर किया था, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये डिविजनल ऑफिस सर्वर्स ना एक मैश नेट में है, क्योंकि कभी भी कोई और किसी को सर्विसेज कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि कहाँ पे गया, यहाँ पे था द ऑफिस इनके, हाँ। तो ये द रिन्यूअल रिक्वेस्ट कैन बी प्लेस्ड एट एनी ऑफिस। इन केस ऑफ रिन्यूअल रिक्वेस्ट द पासपोर्ट ऑफिस विजिटेड बाय द एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट्स द कंसर्न डिवीजन। तो मैं कहता है कोई भी किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, तक मैश नेट में आए। ठीक है, और ये एक दूसरे को रिमोट प्रोसीजर कॉल्स भेज रहे हैं कि यार इस वाले बंदे का ये काम कर दो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये आरपीसी P2P सीन चल रहा है। ठीक है, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल कियोस्क होंगे, इसके अंदर भी उन्होंने कहा हुआ था। तो उसके अंदर से कुछ इनपुट्स आएंगी, उसकी बेसिस के ऊपर इनके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और इसके अंदर भी एग्जैक्टली उसी तरह से कोई लेयर्ड आर्किटेक्चर होएगा, और उन लेयर्स के अंदर पाइप एंड फिल्टर हो रहा होगा। मैंने इसको इतना डिटेल में किया नहीं, मैं सीधा फिर सोल्यूशन पे आ गया, और जब मैं सोल्यूशन देखा मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो सोल्यूशन के अंदर उन्होंने कियोस्क को रिप्रेजेंट ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ये वियर्ड लगी थी, उन्होंने खाली मेन सर्वर्स को किया हुआ। तो ओके, फिर अब उन्होंने साथ जो सारी फीचर्स थी ना, कि न्यू पासपोर्ट मैनेजमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने बस डब्बे बना दिए हैं, और क्या है कि ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो उन्होंने एक सिंपल P2P सिस्टम बना दिया। और उसको उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाह रहे हो डिटेल में, तो ये उसको उन्होंने अलहदा करके बनाया हुआ है कि ये एक ऑफिस है और ये सारे ऑफिस इंटरकनेक्टेड। उन्होंने कहा अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हो तो मैंने 2 में स्प्लिट करके बनाई हुई है। तो उन्होंने भी ये काम किया है, डायग्राम आप स्प्लिट कर सकते हो जब आपके पास एक हाई लेवल ऑफ डिटेल हो। तो न्यू पासपोर्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल, उसके बाद सिटीजन कंप्लेंट्स मैनेजमेंट मॉड्यूल, आपने ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। तो अगेन इसमें क्या आपको नोट करना है, मैंने जो अपना सोल्यूशन दिखाया था उसके अंदर मैंने ये मेश वाली शिट की हुई थी, लेकिन मैंने अपनी
मेरा दिल नहीं कर रहा था वो करने का, मैंने वो स्प्लिट करके एक्चुअल अंदर वाली डायग्राम नहीं बनाई थी। आपने वो भी बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने रिप्रेजेंट करनी है। ओ भाई क्या हो गया भाई, खैर जो भी है। अच्छा, अब मुझे कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी कि यार रिमोट प्रोसीजर कॉल क्यों नहीं है, P2P क्यों है। तो उन्होंने, मैंने जो उसी ओरिजिनल ईमेल में साथ इसके बारे में पूछा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि बाई डायरेक्शनल RPC और P2P में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा है P2P मीन्स द कनेक्टेड नोड्स आर आर्किटेक्चरल पेयर्स, नो परमानेंटली स्पेशल सेंटर सर्वर, ये तो बस क्लाइंट सर्वर के साथ डिफरेंशिएट किया हुआ है। और बाई डायरेक्शनल RPC में कहा हुआ है कि मुझे तो वही चीज़ समझ आई है, लाइक जनरली मुझे वही चीज़ समझ आई है। तो but even if both sides can call each other, the system is not automatically P2P. If one node is still the main provider and the other mainly depends on it, that is still closer to client server with two-way calls, not true P2P. तो वो ये कह रही है कि बाई डायरेक्शनल आरपीसी मल्टीपल जगहों पे हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली P2P में हो। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर बाई डायरेक्शनल आरपीसी तो हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा P2P कोर है, क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर एसिमेट्री होती तो हम कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल RPC कॉल्स जा रही हैं एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। तो मैंने बाद में पूछा फिर, ओके लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि खाली RPC है, मतलब और कुछ भी नहीं है? क्योंकि ये तो मैंने तो बेसिकली P2P प्लस RPC किया हुआ था। क्या कभी अगर RPC बस आपके लिए एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और आप हर चीज़ को क्लाइंट सर्वर या P2P कह सकते हो, तो RPC कभी खुद होगा अकेला? तो उसकी कोई एग्जांपल अगर वो देना। तो उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर ऐसा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? वो इस तरह के हो सकते हैं कि आपके पास एक नोड है, ये कोई और नोड है, और इसकी कोई ख़ास कंप्यूटेशन इससे ली जाती है, और हो सकता है ये कोई और नोड है और वो इससे कॉल करके कुछ ले रहा है। और इस तरह से ना आप इसको कहते हो कि चलो आप इसके ऊपर ना ग्रेडियंट डिसेंड करके मुझे ना ग्रेडियंट दे दो। इसके ऊपर मुझे कहता है कि चलो ठीक है, आप ना खाली एक के ऊपर ना करो, आप पूरे बैच के ऊपर करो। तो हो सकता है कि मल्टीपल नोट से कह रहा हो। एक सेकंड यार, ये क्या बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा। ओके, तो बेसिकली सिनेरियो में ये बना रहा था कि हो सकता है कि आपके पास कोई एक बंदा हो, ये आप हो। आप चाहते हो यार मेरे मॉडल के ऊपर थोड़ी सी ना एक नया डेटा सेट का कुछ आया है, मैं आपको थोड़ा सा डेटा भेज रहा हूँ, आप ना ग्रेडियंट सेंड करके मुझे ना नए वेट्स दे दो। तो हो सकता है कि वो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर वो हो सकता है कि ये कुछ नोट्स को दे दे, ये कुछ नोट्स को दे दे, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो रही है। मतलब ये कुछ कंप्यूट कर रहा है, ये कुछ कंप्यूट कर रहा है, और बाद में रिजल्ट्स वापस रिजल्ट हो रहे हैं और उसको एग्रीगेट करके शायद ये इधर को दे रहा हो सकता है कि इसने इसी तरह से डेटा मजीद पार्टीशन किया हो और इस इधर भी दिया हो, और बाद में उसको एवरेज करके अपनी वेट अपडेशन कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर ज़्यादा ये पीयर टू पीयर से ज़्यादा ये है कि सर्विस प्रोविजन हो रही है। तो जब भी इस तरह की सर्विस प्रोविजन वाले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होंगे, उसके अंदर आप कह सकते हो कि ये RPC है। मुझे ये समझ आइए। तो इसके अंदर मतलब एक्चुअली जो गौर करने वाली चीज़ थी, मैंने अभी भी गौर नहीं किया उसके ऊपर, वो यही थी कि आपने सिटीजन कंप्लेंट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना, तो वो उसके लिए मैम का सोल्यूशन बेहतर है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। होपफुली अब आपको इसके लाइक हायर लेवल चीज़ें भी समझ आ रही होंगी, और थोड़ा सा भी आ रहा होगा कि आपने सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी ही है, ठीक है। तो अब होपफुली इन फ्यूचर ये जो अगले पार्ट करने वाला हूँ मैं, पार्ट बी, इसके अंदर ये चीज़ ना रिपीट हो। लेकिन हाँ हाँ, मैंने एक ही सेटिंग में किया था, मैं फिर से नहीं बना रहा। पार्ट बी के अंदर मैंने वही गलती की है बाय द वे, हाँ हाँ। तो पार्ट बी के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि अब हम कह रहे हैं कि ना जो ओल्डेस्ट डिविजनल ऑफिस है ना, वो सारा डेटा रखेगा, और जो बकाया है ना उनके पास कोई डेटाबेस नहीं होगी। तो ओडी है, उसके पास सारा डेटाबेस, और बकाया सारे जो हैं आ, उनसे डेटाबेस ले ली गई है। द ओडी विल बी रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन बिटवीन द अदर डिविजनल ऑफिसेस। तो मैंने इस तरह से बना दिया कि ये P2P एक नेटवर्क बना हुआ है। P2P नहीं, क्लाइंट सर्वर है, मोर वैसे क्लाइंट सर्वर है। फक, क्लाइंट सर्वर ही है, मैंने P2P क्यों करा, खैर। तो इन सर्वर्स के सर्वर्स भी हैं ठीक है। तो ठीक है। अब हर यूज़र अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस के पास जाएगा, उसने जो भी रीजनल रूल्स जुरिस्डिक्शन वाले अप्लाई करने हैं वो उधर से कर देगा, फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार ये कर दो। और जो उस ओल्डेस्ट डिवीजन के ऑफिस
के रेलेवेंट बंदे हैं वो डायरेक्टली उसी से कह लेंगे। तो इन सब की अपनी अपनी वेबसाइट होएगी, मैं इमेजिन कर रहा था, और इन सब ये सारे HTTP कम्युनिकेट कर रहे होंगे वगैरह, मुझे ये समझ आई थी। तो इन्होंने भी तकरीबन ऐसे ही किया है, लेकिन उन्होंने सारे डिविजनल ऑफिस नहीं बनाए, खाली एक बनाया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है गलत है। मेरे ख्याल है इस तरह से मल्टीपल ही बनाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेशली मेंशन किया हुआ है कि दी अदर डिविजनल ऑफिसर्स विल डू समथिंग, मतलब क्या लिखा है अदर डिविजनल ऑफिसर्स, ये मतलब वो गायब नहीं हो गए, लेकिन इनके वाले सिचुएशन में थोड़े से गायब हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वो मैम का और मेरा मिला के होगा ना, तो वो होगा। तो मैंने अंदर वाली चीज़ें फिर से नहीं इसलिए बनाई क्योंकि वही कॉपी पेस्ट होनी थी, NPM वाली वगैरह। अ, और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सीखा हूँ वो ये है, अ, ये चीज़, ओ भाई कहाँ चला गया मैं? हाँ, ये आपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी स्पेसिफाई की है, और आप ये कर सकते हो और ये करनी ही चाहिए। अ, पता है क्यों? आप ना एम्फेसाइज कर सकोगे अपने, जो सारी चीज़ें एंड पे आ जाती है सारी बात अपनी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की है। अगर आपकी एक बड़ी सिक्योरिटी सेंसिटिव एप्लीकेशन, आप हर जगह TLS वगैरह डाल दो वगैरह, लाट करो ज़्यादा सा, ठीक है, और आप फिर ना बस कूल टर्म्स डाल दीजिए जिसका मतलब आपको नहीं पता, और फिर आप लगेगा कि आपका सिस्टम आर्किटेक्चर अच्छा है, ठीक है। होपफुली यू गेट दैट। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन 4 इसी तरह से ही है। ये मेरा ख्याल है आखिरी है इस स्ट्रेन का। हाँ, शुक्र है। ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग एप्लीकेशन है। It says we allow users to grow their digital currency holdings directly through their mobile phones. ठीक है। It also serves as a wallet to hold the digital assets. तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हो। इस बार हमने वो नहीं करना कि हम चीज़ें भूल गए थे, तो अब हम रिक्वायरमेंट्स लिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। कि उन्होंने कहा है कि करेंसी होल्डिंग रखनी है, डिजिटल एसेट्स रखने हैं, इसी तरह से ना वही जो चीज़ अभी तक हम करते जा रहे हैं। आपने सारे नोट्स ले लिए, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी लिख ली उन्होंने, लिखी हुई है कि आप एज कंप्यूटिंग करोगे, मतलब आप इनके सर्वर्स कम करवाने हैं, ये बिजनेस गोल है उनका, कि अपने सर्वर्स ना करवाओ, आप यूजर्स के फ़ोन्स के ऊपर सारा कंप्यूट करवाओ। तो ये एज कंप्यूटिंग होती है। एनर्जी और लाइट, एनर्जी लाइट, सॉरी, एनर्जी लाइट, मतलब आपने रिसोर्स सफिशिएंट रहना, इस तरह की कुछ चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर स्टोरेज उन्होंने कहा हुआ है वगैरह। तो इसके अंदर कुछ इतना खास है नहीं, सारा जैसे हम पिछले देखते हैं ना वही चीज़ है, लेकिन जो एक काबिल ज़िक्र चीज़ थी वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और ये लेयर्ड प्लस डेटाबेस वगैरह वाली चीज़ थी। तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो ऑब्वियसली लेयर्ड बनता है, क्योंकि आप एक फ़ोन ऐप बना रहे हो जो कुछ लाइक क्रिप्टो माइनिंग करी है इन द बैकग्राउंड। तो वो जो लोअर लेवल चीज़ें हैं, जो सारी पीयर टू पीयर कनेक्शन हो रही है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, वो कम्युनिकेशंस लेयर होगी आपकी, कोई कोई आपकी माइनिंग लेयर होगी, उसके बाद आपकी एक वो होगी, क्या नाम है अपना, यूज़र प्रेजेंटेशन लेयर होगी, बिजनेस लेयर वगैरह, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैंने भी तकरीबन इस तरह का ही बनाया था, और मैंने फिर कहा कि आपको दो चीज़ें स्टोर करनी होंगी, डिजिटल एसेट्स और लेजर के कुछ पार्ट्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर स्टोरेज है। तो लेजर स्टोरेज आपने करनी है, लेजर के कुछ हिस्से। लेजर बेसिकली उन्होंने कहा हुआ है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री का कुछ हिस्सा एक फ़ोन में पड़ा हुआ है, कुछ एक में पड़ा हुआ है, और थोड़ी सी रिडंडेंसी रखी हुई है, ताकि सारी एक चीज़ एक बंदे के ऊपर रिलायंट ना हो। तो मल्टीपल कॉपीज़ हर किसी के पास पड़ी हुई हैं रेप्लिकेटेड, और छोटा छोटा हिस्सा हर किसी के पास पड़ा हुआ है। तो डिजिटल एसेट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और अपनी रीजनिंग बता दी है। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी यहाँ पर वो यही है कि ये एक पीयर टू पीयर सर्वर के सिस्टम के अंदर आपने डेटाबेस को डिवाइड किया हुआ है ओवर द नेटवर्क। आई मीन क्रिप्टो के अंदर होता ही यही है, लेकिन आई थॉट इट वाज वर्थ मेंशनिंग कि ऐसा भी हो सकता है। अब आगे आ जाते हैं, फाइनली बड़ी हो गई ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी बातें रहेंगी। मॉड्यूल लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन। मॉड्यूल लेवल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है कि आपके जो मॉड्यूल्स हमने पहले बात की थी, कपलिंग कम होनी चाहिए वगैरह, उनके उनको किस तरह से डिज़ाइन करना, और उनके रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन करना। आपने फंक्शनल डिकम्पोजिशन तो कर ली थी, आपने ओवरऑल हाई लॉजिक तो सोच ली है, लेकिन अभी भी ये कुछ लॉजिकल ब्लॉक्स हैं, ये अभी भी आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा होगा। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो रहा होगा हम उसको देखने के लिए अगर आए ना, तो सबसे पहले हमें उनके इंटरफेसेस डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें इसको कहते हैं डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि आप इंटरफेस को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करते हो, कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी कुछ राइट्स हैं, और हर किसी के बीच आपके जो कोवर्कर्स हैं और आपके बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि आप उनको ये दोगे तो वो आपको ये देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसकी है थोड़ी सी, बस एक फैंसी तरीका है वही बातें करने का। इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई हुई है
कि हम प्री कंडीशंस को, मतलब जो पहले होने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ऑब्लिगेशंस क्या दिए, पोस्ट कंडीशंस को बेनिफिट्स क्या दिए, ये बस वही टर्मिनोलॉजी है। और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो ओवरऑल, जिसको हम पहले प्रोटोकॉल्स कह रहे थे। खैर प्रोटोकॉल्स थोड़ी सी डिफरेंट है, बट लाइक वही बात बार बार की हुई है, ठीक है। इसमें कुछ इतना देखने वाला नहीं है। हाँ, वही इंटरफेस स्पेसिफिकेशन वाली बातें हैं, ठीक है। सीधा आते हैं कंपोनेंट डायग्राम्स के ऊपर। तो अब अगर आप इसकी बात कर रहे हो, मेरी हैंड फ्री हो गई, खैर अच्छा। कंपोनेंट डायग्राम्स जो होती हैं, आपने अगर इंटरफेस वगैरह सोच लिए हैं तो आप बना पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आप रिप्रेजेंट ही इंटरफेसेस कर रहे हो। तो इसके अंदर हम इंटरफेस रिप्रेजेंट करते हैं इन बॉल्स और सॉकेट्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक कंपोनेंट है एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ सर्विसेज ले रहा है और कुछ सर्विसेज दे रहा है। तो वो जो उसकी सर्विसेज लेने वाली चीज़ है ना, वो होल्डर्स हैं या फिर सॉकेट्स हैं, और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बॉल्स हैं, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बॉल्स, अच्छा सॉरी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये जो डब्बे बने हुए हैं इनको पोर्ट्स कहते हैं, और ये जो सिंबल्स हैं बॉल और सॉकेट के, इनको असेंबली कनेक्टर्स कहते हैं। ये बस इसलिए पता है कि अगर बता रहा हूँ ताकि अगर कभी सवाल में लिखा आ जाए तो आपको पता हो कि किसकी बात हो रही है। तो पब्लिक और प्राइवेट पोर्ट्स की एक डिफरेंस है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, आपको ये पेंस टेकिंगली हर किसी के लिए लिखना पड़ेगा बाय द वे कंपोनेंट, और आपको वो गंदा वाला सिंबल भी बनाना पड़ेगा। आई मीन आप खाली एक भी चीज़ कर लो इट्स एनफ, लेकिन हमारी मैम ने कहा था आप दोनों करना, जस्ट टू बी सेफ। तो इस तरह से आपने गंदा सा लोगो भी बना दिया कंपोनेंट का, फिर आपने लिख दिया माई कंपोनेंट और जो भी है माई सी, ठीक है। अब आप इसकी अगर पब्लिक पोर्ट होएगी ना, वो इस तरह से होएगी, थोड़ी सी अंदर थोड़ी सी बाहर, कि ये मैं पब्लिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े से लाइक कोई डमी चीज़ है, मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए खाली इंटरनल यूज़ के लिए है, जो आप इतना अपने इंटरफेस का फॉर्मली हिस्सा नहीं बनाना चाहते, मतलब अगर आप कोई यूनिट टेस्ट वगैरह कर रहे थे, उसके लिए आपने कोई इनपुट लेनी है, तो आप उसको एक प्राइवेट पोर्ट बना दो जिसके अंदर ये कम्प्लीटली डब्बे के अंदर होगा। तो अगर आप वैसे कोई इनपुट लेके कोई आउटपुट दे रहे थे, हो सकता है कि आपने एक बैकडोर बनाया हो जो कम्प्लीटली, जो एक्चुअल फॉर्मली इंटरफेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक हिडन फंक्शनैलिटी है। तो आप इस तरह से हिडन पोर्ट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन मैम ने बताया तो मैंने भी बता दिया। ठीक हो गया। अब आगे बात आती है कनेक्शंस की। तो ऑब्वियसली आपको इन सबको लेबल भी करना पड़ता है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। आपको ये लेबल हमेशा करना पड़ेगा, और जब आप इसको जोड़े होगे उसके अंदर भी आपको लेबल करना पड़ेगा अगर ये कोई आउटपुट है किसी और चीज़ की, ठीक है। तो इसका भी कोई लेबल होगा। अब अगर तो लेबल सेम है, मतलब इसके अंदर भी लाइक पावर है, इसके अंदर भी पावर है, तो आप इनको बस इस तरह से जोड़ भी दोगे ना तो कोई मसला नहीं, और आप खाली एक बार पावर लिख दो, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नाम डिफरेंट है ना, तो आप चाहोगे कि आप इस तरह से डॉटेड एरोज डाल दो और आप दोनों जगह पे लेबल करो। तो यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है यहाँ पे खाली टोटल पावर हो और समथिंग। तो अगर नाम डिफरेंट है तो आप इस तरह से आपको दोनों बार लेबल करना पड़ेगा और एरोज डॉटेड डालने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने किया हुआ शो किस तरह से रहेगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आया हुआ है कि नहीं यार मैंने ये भी रिप्रेजेंट करना है कि इस मॉड्यूल के अंदर क्लासेस क्या हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप अंदर ड्रॉ कर दो, ठीक है, कि इस कंपोनेंट के अंदर ये क्लास है। तो ये अननेसेसरी है, यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर कभी बना आ जाए आपको बताना चाहिए। ये उसी को रिप्रेजेंट करने की एक गंदी नोटेशन है कि हम कहते हैं कि दिस कंपोनेंट रियलाइजेस दीज क्लासेस। ये दोनों इक्विवेलेंट है, बस डिफरेंट नोटेशन है, ठीक है। तो मैं तो ऑब्वियसली ये वाली प्रेफर करूँगा, इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर लिटरली अंदर बना दो, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग स्पेस इश्यूज़ वगैरह की वजह से ये भी करते हैं, ठीक है। अब आगे सब सिस्टम्स का आइडिया है। सब सिस्टम्स के अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जिस तरह से हम एक कंपोनेंट के अंदर क्लासेस डाल रहे थे, हम एक सब सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन सब का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बना दिया सारा, और अब आपने इस पूरे सब सिस्टम के कुछ पब्लिक और प्राइवेट पोर्ट्स वगैरह बना दिए। इसके अंदर सारे पब्लिक ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्बियंट लाइट का जो है यहाँ पे इसको इनपुट चाहिए थी इन्वायरमेंटल कंट्रोलर को, अब वो बाहर से आनी है, तो उसके लिए इसने एक पब्लिक पोर्ट बनाया हुआ है
जिसके अंदर एक सॉकेट वाला असेंबली कनेक्टर है जो कह रहा है असेंबली लाइट की सर्विस मुझे चाहिए। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये अपनी इनपुट रिसेप्शन का टास्क डेलीगेट कर रहा है इसको। इसी तरह यहाँ पे आप अगर देखो तो ये लाइटिंग कंट्रोलर जो है लाइटिंग कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो है ना ये बाहर हमने प्रोवाइड करनी है तो हम बाहर भी एक डाल देते हैं और ये वाला पोर्ट ना डेलीगेट कर रहा है अपना ये काम अपनी ड्यूटी इसको कि यार मेरे हिस्से की आप कर दो। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन हमेशा वहाँ पे होगी जहाँ पे आपकी सर्विस की सोर्स है। ठीक है, अगर बाहर से आ रही तो बाहर को होगा, अगर अंदर से आ रही तो अंदर को होगा। ठीक है, तो इसमें और कुछ है नहीं। और आप सब सिस्टम्स को मजीद आगे कंपोनेंट के साथ जोड़ दो, सब सिस्टम के साथ जोड़ दो, आपकी मर्जी। तो ये हमने ओवरऑल नोटेशन समझ ली है। आ, कुछ अल्टरनेटिव तरीके भी हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। ये तो बॉल एंड सॉकेट नोटेशन थी ना। अल्टरनेटिव के अंदर आप इस तरह से कर सकते हो कि आप यूं उसके सारे फंक्शंस डिफाइन कर दो कि इसके अंदर हम ये इंटरफेसेस कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये कुछ सब फंक्शंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें ये रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अंदर हम कौन कौन सी क्लासेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट व्यू आप टेस्ट बेस्ड भी कर सकते हो अगर आपको ग्राफिकली नहीं करना। और आप इसके क्लास डायग्राम की तरह इस तरह से आगे पीछे कर सकते हो कि ये वही बातें हैं, बॉल एंड सॉकेट को डिच करा सकते हो बेसिकली। ठीक है, ये कम यूज़ होएगा, आपको ज़्यादा आएंगे बॉल एंड सॉकेट के सवाल, तो वो एक देख लेता है। लेकिन मैं ब्रेक चाहता हूँ, मैं थक गया। ओके, तो इसके अंदर भी यार इस सब के अंदर हल एक ही है। ठीक है, टेक्स्ट वॉल होएगी, आपने नोट टेकिंग करनी है, लिटरली बस हम यही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 जो है इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि द वेब स्टोर सिस्टम, तो वेब स्टोर हम बना रहे हैं जी, is designed to facilitate seamless online shopping by integrating 3 key elements: search engine, shopping cart और authentication। ठीक है, the search engine allows users to search or browse items। तो इसकी एक ड्यूटी है कि एक सर्विस प्रोवाइड करे सर्च, अगर आप करना चाहते हो या ब्राउज की करना चाहते हो तो ये कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये सिनोनिमसली यूज़ कर रहे हो, तो मे बी आप खाली लिस्ट आइटम्स कह दो, लेकिन मेरा ख्याल है इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू बी सेपरेट, क्योंकि एक सर्च इंजन है। हो सकता है कि एक सर्च मतलब जो एक्चुअल उसकी सर्चिंग लॉजिक है किस तरह से कर रहा है, और उसके अलावा जो आपके पास लिस्ट आई है उसका यूआई बेस्ड ब्राउजिंग मेरा नहीं ख्याल है इसकी ड्यूटी होगी। तो आई गेस हम काट सकते हैं, तो हम खाली सर्च दे दें, मर्जी है आपकी, वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, बाद में देख लेंगे। थ्रू प्रोडक्ट सर्च और ब्राउज आइटम थ्रू प्रोडक्ट सर्च। तो खैर इन दोनों चीज़ों को कर कैसे रहा है, थ्रू थिंग कॉल्ड प्रोडक्ट सर्च। ठीक है, तो एक क्लास होगी प्रॉब्ली या कुछ होगा, ये कोई एक जो मेजर सर्विस है वो प्रोडक्ट सर्च ही है, मुझे ये समझ, इसलिए मैं काट रहा हूँ ब्राउज। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा हुआ है, उसने आगे कहा हुआ है विच इंटरैक्ट्स विद सर्च इन, हाँ अच्छा, product search which interacts with search inventory provided by the inventory part of the warehouses subsystem। तो ओके, हमारे पास एक सब सिस्टम है warehouses का। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, इन्वेंट्री। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोडक्ट सर्च कॉल्स सर्च इन्वेंट्री। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऊप की नोटेशन में लिख लूँ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कौन से वाले मॉड्यूल के अंदर है। ये ऑटिस्टिक है, लेकिन मैं इस तरह से नोट टेकिंग कर रहा हूँ। ब्रो मेरी गली के अंदर ना प्लीज़ कोई बंदा म्यूट कर दे प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, सर्च एडमिटेड। ठीक है, अप टू डेट प्रोडक्शन, दिस सेटअप इंश्योर्स एक्यूरेट एंड अप टू डेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस सेटअप इंश्योर्स एक्यूरेट एंड अप टू डेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मीनिंगलेस है। The shopping cart leverages manage orders from the orders part of the accounting subsystem। ओके, एक और सबसिस्टम भी है, वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का सबसिस्टम है, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस इंश्योरिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर, ठीक है, तो मैनेज ऑर्डर, शॉपिंग कार्ट लेवरेजेस मैनेज ऑर्डर्स। तो शॉपिंग कार्ट जो है वो मैनेज ऑर्डर्स को कॉल कर रहा है किसी तरह से, मैनेज ऑर्डर्स जो कि है अकाउंटिंग सब सिस्टम के अंदर
ऑर्डर के अंदर से, तो फक इस तरह से ऑर्डर और इसके अंदर मैनेज ऑर्डर, इसकी एक सर्विस, ठीक है। अब अकाउंटिंग सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस, तो ये कब होगा, ये चेकआउट के दौरान होगा, सही है। Ensuring that all transactions are processed efficiently and orders are correctly recorded, तो ये तो बस यहाँ पर, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकता हूँ। Meanwhile the authentication system, authentication element, ठीक है, authentication element कहाँ पे, ये वाली है, ठीक है, enables customers to create accounts, log in and log out, तो ये उसकी कुछ सर्विसेज हैं कि ये क्या करने दे रहा है आपको। It enables customers to create accounts, log in, साइन आउट, अच्छा लॉग आउट, ठीक है, साइन अप तो हो गया, मैं रिटार्ड, अच्छा। Binding each customer to their specific account to maintain security and personalized experiences. The accounting module offers manage orders and manage customers, तो हमने accounting का एक सब सिस्टम बनाया था, उसके अंदर वो कह रहा है कि ऑर्डर्स के साथ साथ वो कुछ और भी करे, कस्टमर्स भी कर रहा, तो इसके अंदर प्रॉब्ली कस्टमर की क्लास होएगी जो मैनेज कस्टमर ऑफर कर रही है, जिस तरह से ऑर्डर मैनेज कस्टमर्स कर रहे हैं, सिमेट्री हम अस्यूम करेंगे ना, तो इस तरह से कुछ हो रहा होगा। तो सपोर्ट दीज ऑपरेशंस बाय मेंटेनिंग द नेसेसरी प्रोडक्ट डेटा एंड इन्वेंट्री लेवल्स, इंश्योरिंग द वेब स्टोर सब सिस्टम, तो अब वेब स्टोर सब सिस्टम बन गया, हमने पहले सिस्टम कहा था, अब सब सिस्टम बन गया। तो वो कह रहे हैं कि ये 3 सब सिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो हमने नोट टेकिंग कर ली है हल्की फुल्की, अब हम जब ड्रॉ करने पे आएंगे इट्स बेसिकली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मैंने आखिरी लाइन नहीं पढ़ी, बस वो मिसिंग होगी, वरना सारा कुछ यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने ये इतना नोट टेकिंग कर ली है इतनी, तो इसके अंदर कुछ है नहीं देखने वाला कि लाइक अच्छा इसके अंदर एक ऑर्डर्स होएगा, एक कस्टमर्स होएगा, एक अकाउंट्स होगा, तो वो तो हमने भी लिख लिया था। अकाउंट्स नहीं मैंने डाला था, तो वो मैंने मिस किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है अगर मैंने यहाँ पर पढ़ा होता मुझे मिल ही जाता, तो इस तरह की बात है। तो ये आपका सब सिस्टम है, उसके अंदर आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, ये मतलब सब सिस्टम्स हैं। डेलीगेट, इन्होंने डेलीगेट्स डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है, मतलब जिस तरह से वो एंगुलर ब्रैकेट्स में होता है, कहाँ पे गया ये वाला, आपने इस तरह से लिखना है, उन्होंने नहीं लिखा, आपने लिखना है, एरोस की डायरेक्शन भी डालने हैं, उन्होंने इम्प्लाइड छोड़ा हुआ, ठीक है। आखिरी है वासा वाला, यार ये मेरा करने का दिल नहीं कर रहा, मैं कॉल पे 2-3 बार कर चुका हूँ, ठीक है, देखना देख लो। इसके अंदर उसी तरह से सारा कुछ है, नोट टेकिंग ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। उन्होंने पहले कहा था कि लैदा लैदा बनाओ सारे कंपोनेंट्स, उन्होंने कहा था फिर क्या जोड़ के बनाओ, तो ये मैम का सल्यूशन है। मैंने इससे ये सीखा कि कंपोनेंट्स इस तरह से बाई डायरेक्शनली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आगे आखिरी बात है बस एक आध कि हम डिज़ाइन की ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट, ये वाले, तो हमने अभी तक बात की है डेटा डिज़ाइन की, आर्किटेक्चर डिज़ाइन की, अब हम थोड़ा सा इंटरफेस डिज़ाइन पे आने वाला है। इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर यार आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता कि ज़रूरत है बताने की, ये चीज़ें मैं स्लाइड में लिखी साथ ही आपके दिमाग में क्लिक करके होंगी क्या मतलब है, तो इसके अंदर कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको चीज़ें आती हैं, ये बस एक आध उन्होंने डिफरेंट तरीके से वही बातें की हुई हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव लिस्ट करके ना मैप कर लेते हो डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स के ऊपर, या फिर आप ये एक एवेल्यूएशन साइकिल है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, मतलब आपको भी पता है, आपने अगर क्लासेस शो की भी ली है ना HCI की, तो भी आपको पता होंगी कि ये चीज़ें कुछ होती हैं कि गोल्डन रूल्स ये कुछ थे कि यूज़र को कंट्रोल में रखना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड वगैरह, तो इसमें कुछ नहीं है इतना। अब आखिर में जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी, अब बस वीडियो ख़त्म हो गई, मैं रैंडम साइड पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे ये साइड नोट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि इवन दो रियलिस्टिकली ये जो सारी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, नो वन रियली यूजेस देम, इट इज़ यूजफुल टू प्रिटेंड के हम कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली जब कोई बंदा एक फकिंग रैंडम एस मर्न स्टैक ऐप बना रहा होता है वो ये नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो लाइक वो फकिंग इस तरह से डायग्राम्स नहीं बना रहा, लेकिन इट इज़ गुड टू प्रिटेंड कि आप इस तरह का कुछ कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि एक तो आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग मिल जाती है जब आप अनसर्टेनिटी में होते हो, और आपके अगर कोई डिसएग्रीमेंट आ रही है, आपके पास एक मेथड आ गया स्ट्रक्चर्ड जो उसको रिजॉल्व कर सकता है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव पैराडाइम आ गया। और इन्होंने कुछ और फ़ायदे लिखे हुए हैं कि इट हेल्प्स मेजर प्रोग्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि मैं भी पढ़ते हुए ये सोच रहा हूँ कि
ओके आई लाइक दिस, लेकिन रियलिस्टिकली वैसे ये यूज़ नहीं होता, वी बी डूइंग अ लिटिल टू मच, मुझे ये महसूस हो रहा था लाइक ब्रो वी बी डूइंग वे टू मच, लेकिन इट इज़ आई थिंक एक मज़े का पॉइंट था ये, कूल, डब्ल्यू शर्ट फॉर यू। अब होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन तो ऑब्वियसली लाइक एल्गोरिथमिक डिज़ाइन है, वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है। तो डिटेल डिज़ाइन कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ था, हमें नहीं पढ़ाया, बट लाइक यही है। तो ये था सिलेबस और एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट टाइप शिट, ठीक है। तो अगली वीडियो कब आएगी, AICA वगैरह? यार मेरा AML का भी पेपर है मंडे को, तो लेट ही आएंगी सारी, सो टी ही बाय